इसका कनक बिंदु अरेश नाम क्यों पड़ा? ठीक है, तो हमने पढ़ा कुष्ठ के लक्षणों में कि उसमें जो त्वचा है वो कैसे हो जाती है, वैवर्ण्य हो जाती है ना। तो क्योंकि जो नॉर्मल कलर है, जो भ्राजक पित्त है, वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो हमें क्या करना है, जैसे कि अगर आप विसर्ग देखेंगे तो वहाँ पर बताते हैं सप्त धातवः। जब आप कृमि पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या आता है, सप्तक गण। जब आप शोथ अध्याय देखेंगे तो वहाँ पर आपको वर्ड मिलेगा सप्तको अयम। अयम मतलब क्या हो गया, अयम मतलब हो गया उपद्रव। ठीक है, सप्तको अयम। और जब आप यक्ष्मा देखते हैं तो यक्ष्मा चिकित्सा में आपको क्या मिलेगा, सप्तक बल। ये सिमिलर वर्ड्स हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम कुष्ठ देख रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट में क्या वर्ड मिलेगा, सप्तको द्रव्य संग्रह। ओके, चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आयुर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। तो आज हम कुष्ठ चिकित्सा पढ़ेंगे, जिसको मॉडर्न साइंस में लेप्रेसी या हैंसेंस डिसीज भी कहा गया है। कुष्ठ चिकित्सा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम सबको एकदम इसको थॉरली पता होना चाहिए, चाहे से मैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ या फिर हमारा जो है क्लिनिकल जब पेशेंट्स आते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा आजकल कि चाहे से वो हमारा मिथ्या आहार विहार हो, जिसकी वजह से आम दुष्टि और फर्दर रक्त दुष्टि होकर कुष्ठ हो रहा है ना। तो इसीलिए क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें क्लिनिकल मैनेजमेंट भी आना चाहिए कि हम कैसे जो है पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, है ना। तो देखते हैं हम कुष्ठ चिकित्सा, क्योंकि चरक संहिता का जो चिकित्सा स्थान है वो श्रेष्ठ बताया गया है, इसीलिए जो कुष्ठ चिकित्सा पढ़ेंगे वो भी हम चरक से मेनली पढ़ेंगे। बाद में जो सुश्रुत संहिता के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाद में वो भी हम देख लेंगे एक बारी। ठीक है, अच्छा, चरक संहिता में जो कुष्ठ टॉपिक है वो हम निदान स्थान में भी देखते हैं और चिकित्सा स्थान में भी देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है जितने भी दोनों स्थानों से जो भी पॉइंट्स हैं वो मैंने एक जगह कंपाइल कर दिए हैं, सो डैट आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। जब आप निदान स्थान में जाएंगे तो वहाँ पर कुष्ठ निदान 5 में वर्णन है ना। जब चिकित्सा स्थान में जाएंगे तो 7 में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर एक बार हम कंपाइल्ड व्यू देख लेंगे। तो जैसे अभी तक हमने देखा कि कुष्ठ को हम जो है लेप्रेसी या फिर हैंसेंस डिसीज भी कहते हैं। अच्छा, कुष्ठ वर्ड से मुझे याद आया, बताइए चलिए, कुष्ठ ड्रग में जो हम द्रव्य गुण में पढ़ते हैं कुष्ठ प्लांट के बारे में, तो इसका बोटानिकल नेम क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अलॉन्ग विथ फैमिली। और जिनको ये नहीं पता वो कॉमन नेम भी बता सकते हैं। ठीक है, कुष्ठ को कूट भी कहते हैं, है ना। चलिए, तो एक बार आउटलाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निरुक्ति, कि कुष्ठ की निरुक्ति क्यों होती है, कि जो कुष्ठ वर्ड है वो कैसे बना है, उसको कुष्ठ की संज्ञा क्यों दी गई है, वो हम निरुक्ति में देखेंगे। फर्दर हम जो है निदान देखेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं, चाहे से वो आहारज हो, विहारज हो, ऋतु की वजह से हुए हो, पंचकर्म उपचार की वजह से हुए हो, है ना। जो भी चीज़ें फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कुष्ठ को लेकर के, वो सारी हम निदान में देखेंगे। बाद में हम देखेंगे समप्राप्ति, पैथोजेनेसिस, कि कैसे जो है दोष दूष्य समूर्छना होके कुष्ठ रोग हो रहा है, वो सब हम संप्राप्ति में देखेंगे। संप्राप्ति जानना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम संप्राप्ति विघटन नहीं करेंगे ना, कि दोष क्या था, दूष्य क्या था, अधिष्ठान क्या है, अग्नि क्या है और श्रुतो दृष्टि कौन सी हुई है, जब तक हम संप्राप्ति विघटन नहीं करेंगे तो हम चिकित्सा भी नहीं कर पाएंगे। तो समप्राप्ति जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सप्त दूष्य कौन से होते हैं, जैसे बोला ना सप्त को द्रव्य संग्रह, तो 7 कौन कौन से दूष्य बताए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम भेद देखेंगे। भेद में हम देखेंगे कि महाकुष्ठ कितने हैं, शूद्र कुष्ठ कितने हैं, महाकुष्ठ की चिकित्सा कैसे बता रखी है, शूद्र कुष्ठ की कैसे बता रखी है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अलॉन्ग विथ कि डिफरेंट ऑथर्स ने कितने कितने भेद बताए हैं, वो भी ज़रूरी है। बीच में हम जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई, कुष्ठ में भी त्वचा और रक्त का इन्वॉल्वमेंट है और विसर्ग में भी त्वचा और रक्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ना, क्योंकि हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद में हम जानेंगे कि साध्य असाध्यता, यानी कि कौन से स्टेज पर आकर कुष्ठ जो है असाध्य हो जाता है, या फिर कौन से दोष इन्वॉल्व होंगे जब वो साध्य है, कृच्छ साध्य है या फिर असाध्य है, राइट। ये भी आप क्लिनिकल आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। पेशेंट आपके पास में आया,
नासा भंग हो चुकी है ना, अंग विकृति ज़्यादा हो गई है, आप ऐसे केस में पेशेंट को बोल रहे हो विरेचन कर लो जी, या और कुछ बस्ती ट्रीटमेंट कर रहे हो। लेकिन जब अंग पतन हो चुका है तो उसमें आप क्या कर लोगे, है ना, तो वो तो असाध्य हो चुका है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन पर, कौन सी स्टेज पर आपको पेशेंट को रेफर करना है, कौन सी स्टेज पर आपको पेशेंट को संशमन औषधि देनी है, और कौन सी स्टेज पर आपको पंचकर्म का शोधन करवाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे दोष अनुसार कुष्ठ के लक्षण, कि वातिक दोष है तो कौन से लक्षण मिल रहे हैं, पैतिक में क्या लक्षण है, और कफज में भी क्या लक्षण है। तो दोष अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, अंग पतन किस दोष की वजह से होता है। जिन स्टूडेंट्स को पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे चिकित्सा सूत्र, कि कौन सा आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कौन सा प्रिंसिपल है जो कुष्ठ में हमें लेना है। ठीक है, ये भी बच्चों स्किप नहीं करना। चिकित्सा सूत्र जो है, आप अभी रिसेंटली जैसे यूपीपीएससी और आपका महाराष्ट्र पीएससी, उड़ीसा पीएससी हुआ है ना, मध्य प्रदेश पीएससी हो, तो जितने भी आपके पीएससी वगैरह के एग्जाम हो गए, सीआरएवी वगैरह हो गए, जब भी इन सब के इंटरव्यूज होते हैं या फिर रिटन टेस्ट भी होते हैं, दोनों में ही चिकित्सा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हर साल आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन चिकित्सा सूत्र से आते ही आते हैं। तो आपको ब्लाइंडली एकदम जो है कंठस्थ होना चाहिए चिकित्सा सूत्र। ठीक है, इसका कोई भी आपको ट्रिक की वगैरह का कुछ भी ऐसा फंडा नहीं लेना, डायरेक्ट आप जो है चिकित्सा सूत्र याद करके चलिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कुष्ठ हर योग, कि कौन कौन से फॉर्मुलेशंस है, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस है जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हैं और जो हम कुछ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये भी ज़रूरी है, आप जब पीजी में आ जाएंगे या फिर यूजी में भी जो बच्चे इंटर्नी हैं उनको पता होगा, मैक्सिमम जो हमारा आयुर्वेद का कंसेप्ट है वो क्या है, आहार विहार आप पेशेंट का ठीक कर दोगे, उतने में ही पेशेंट का 50% तो ऐसे रिलीफ मिल जाता है। तो निदान परिवर्जन बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने की वजह से हमें पता होना चाहिए कि क्या पथ्य है क्या अपथ्य है ना। तो इसीलिए आपको ये सेक्शन भी अच्छे से पढ़ना है कि कुष्ठ में कौन सा पथ्य आहार विहार होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में हम डिस्कस करेंगे श्वित्र, इसके भी काफ़ी केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो हम श्वित्र देखेंगे, उसके पर्याय देखेंगे, उसके टाइप्स अलॉन्ग विद चिकित्सा। लास्ट में थोड़ा सा 1-2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इस चैप्टर में आपने देखा होगा पारस शब्द का उल्लेख आया है ना। तो हल्का फुल्का देख लेंगे कि अलग अलग आचार्यों ने पारस शब्द का कहाँ कहाँ उल्लेख किया है, किसके संदर्भ में उल्लेख किया है। ठीक है, सो दिस वाज द आउटलाइन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे हम प्रोग्रेस करने वाले हैं इस फर्दर वीडियो में। ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास में पेन पेपर है तो वो साथ में लेके बैठ जाइए, सो डैट जब भी आप रिवाइज करें तो उसी सीक्वेंस में करें ताकि आपको इजी रहेगा। तो हमने टाइमलाइन देख ली है, अब हम स्टार्ट करते हैं निरुक्ति से। ठीक है, निरुक्ति मतलब क्या हो गया कि इसको कुष्ठ नाम क्यों दिया गया। कुष्ठ की निरुक्ति जो है वो इस प्रकार से दे रखी है, वपु इति कुष्ठम, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रोग कुष्णाति मतलब कि कुत्सन करे, या फिर यानी कि जो स्किन को खराब कर दे, विकृत कर दे, है ना, उसको हम बोलेंगे कुष्ठ। ठीक है, तो जो भी रोग जो है स्किन को विकृत कर दे उसको हम बोलेंगे कुष्ठ। एक तो पहला आप ये ले सकते हो कुष्ठ से, दूसरा मतलब क्या ले सकते हो, स्पर्श अग्निनाम, यानी कि स्पर्शन इंद्रिय का नाश होना। तो हमें 2 मीनिंग मिल जाए। ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय मतलब कि आपको पेशेंट आएगा ओपीडी में और बोलेगा कि मुझे ऐसे स्किन पर लीजन हो गए और इस एरिया में मुझे जो है नमनेस फील होता है, कोई भी मुझे जो है टच सेंसेशन या फिर पेन सेंसेशन कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब स्पर्शन इंद्रिय का नाश हो। ठीक है, तो ये आपको कॉमनली स्पेशली आप जब ये एक कुष्ठ यानी कि सोरियासिस का पेशेंट देखोगे तो वहाँ पर पेशेंट में मोस्ट कॉमन यही रहता है कि मुझे नमनेस हो रहा है, अलॉन्ग विथ एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक इचिंग रहेगा, कुछ में बर्निंग रहेगा, कुछ में स्राव डिस्चार्ज होता है। तो वो हम आगे चल के देखेंगे कि कौन सा दोषिक इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से कौन कौन। ओके, तो चलिए निरुक्ति क्लियर है, हमने 2 देखे, पहला विकृत होना, दूसरा स्पर्शन इंद्रिय का नाश। आगे चलते हैं हम निदान के। तो निदान जो है मैंने जैसे पहले भी बताया था कि निदान जो है वो आचार्य चरक ने जो है निदान 5 में बताए हैं, चिकित्सा 7 में भी बताए हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों कंपाइल करके डिस्कस करेंगे और उसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो देखेंगे।
क्या आता है श्लोक, कैसे आता है, विरोधी अन्नपानानि द्रवस्निग्ध गुरुणी च भजतामागतं छर्दि वेगाश्चन्य प्रतिघ्नताम् व्यायाम अति संताप अति भुक्तोपसेविनाम शीतोष्ण लंघन आहारण क्रमम मुक्त्वा। तो ऐसे करके जो फर्स्ट 2 लाइन्स है उसमें वो जो है आहारज निदान है ना, कैसे कैसे, विरुद्ध अन्नपान अगर आप कर रहे हो तो उसकी वजह से होगा। ठीक है, श्लोक कैसे शुरू हो रहा है, विरुद्ध अन्नपानानि, कि कुछ भी आप विरुद्ध कर रहे हो अन्न या फिर पान में, उसकी वजह से होगा। द्रव स्निग्ध गुरु नीचा, द्रव आहार ज्यादा बढ़ा दिया, स्निग्ध बढ़ा दिया और गुरु आहार बढ़ा दिया। तो कौन सा बता रहे हैं, द्रव, स्निग्ध और गुरु, ये भी आपको पता होना चाहिए। पेशेंट आएगा तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये 3 टाइप के आहार ऐसे हैं जो आपको ज्यादा इंटेक नहीं करना। अगर आपने ज्यादा इंटेक करा तो आपकी लीजन्स जो हैं, जो आपका रोग है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको पता होना, द्रव, स्निग्ध और गुरु, यानी कि अभिसंधि आहार नहीं लेना, ये तो बताने चाह रहे हैं, है ना। क्वेश्चन रख के पूछेगा कि फॉलोइंग में से कौन सा वे है जिसकी वजह से कुष्ठ रोग हो रहा है, तो आपको पता होना। नेक्स्ट देखते हैं, व्यायाम अति संताप अति भुक्त्वों सेविनाम, यानी कि आपने जो है भोजन अच्छे से खा लिया, उसके बाद आप जो है व्यायाम करने बैठे, तो वो नहीं करना है ना। अति संताप अति भुक्त्वों सेविनाम, तो अगर आप अत्यधिक आतप का सेवन कर रहे हैं तो वो भी नहीं करना। ओके, इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, शीत उष्ण लंघन आहारण क्रमम मुक्त्वा निषेविणाम, कि कभी आप जो है शीत वस्तु ले रहे हैं, कभी आप जो है उष्ण वस्तु ले रहे हैं। अब ये आहार भी हो सकता है, विहार भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आज के टाइम पे आपको बताऊं, लोग क्या करते हैं, एसी से बाहर जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, रोड से एसी में डायरेक्ट आ रहे हैं, मतलब एक जो आपको नॉर्मलाइज करने वाला जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होता ही नहीं है ना। तो उसकी वजह से भी सोरियासिस की कंडीशन बढ़ रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि आचार्यों ने निदान में बताया हुआ है कि शीतोष्ण व्यतास अगर आप आहार ले रहे हैं या फिर विहार कर रहे हैं उसकी वजह से भी कुछ। साथ में लंघन आहारण क्रम मुक्त्वा निषेविणाम, कि कभी तो लंघन कर रहे हैं और कभी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, है ना, सकता है। घर श्रम भय अर्थानाम द्रुतम शीतंबु सेविन, यानी कि आतप, श्रम और भय या फिर अर्थी, इन सभी चीजों से पीड़ित होकर द्रुतम शीतंबु, तुरंत से आप जो है ठंडा पानी पी की वजह से भी कुष्ठ रोग हो। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, विरुद्ध अन्नपान, छर्दी वेग धारण। तो इसके बाद हमने क्या देखा था, व्यायाम अति संताप अति भुक्त्वा सेविनाम, कि भोजन करने के बाद आप अगर व्यायाम कर रहे हो या फिर आतप का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, व्यायाम या फिर आतप से। दूसरा हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा, शीतोष्ण अगर आप व्यतास कर रहे हो। अब शीतोष्ण वो जो है आप ठंडा गर्म खा रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, आहारज भी हो सकता है ना। दूसरा विहारज भी हो सकता है। आज के अगर मॉडर्न दृष्टि से अगर हम देखें तो जो लोग एसी का, है ना, जो डायरेक्ट एसी में रहते हैं 24/7, तो ऐसे लोगों के लिए भी स्किन प्रॉब्लम्स होना कॉमन रहता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, शीतोष्ण लंघन आहारण क्रम मुक्त्वा निषेविणाम, यानी कि जो लंघन कर रहे हैं और कभी तो अत्यधिक भोजन कर ले। आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों को भी, जो लोग फास्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो उन लोगों में आपने देखा होगा कि जैसे नवरात्रि में फास्ट रखेंगे और उसके बाद में क्या करते हैं, जैसे नवरात्रि खत्म होते हैं उसके बाद में खूब अच्छे से भोजन खा लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना, अगर एब्रप्टली ऐसे करेंगे तो किसका निदान है, ये कुष्ठ का निदान। नेक्स्ट हमने क्या देखा, धर्म, श्रम, भय, अर्थी, इन चारों से जो पीड़ित हैं, यदि वो क्या करें, द्रुतम शीतंबु सेविनम, यानी कि अगर वो इमीडिएट ठंडा पानी ले ले, है ना, इमीडिएट क्या कर ले, कोल्ड वाटर इनटेक, ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी कुष्ठ रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो, अजीर्णध्यासिनम चैव पंचकर्मोपचारिणम, यानी कि जिनका भोजन अजीर्ण है, मतलब कि अजीर्ण अवस्था है ना, भोजन का पाचन हुआ नहीं है, ऐसे भी उन्होंने क्या कर लिया, फिर से भोजन ले, तो अजीर्ण अवस्था होते हुए भी अगर भोजन ग्रहण कर लिया, ठीक है, या फिर पंचकर्म उपचारिणम, पंचकर्म का अपचार हुआ हो, ठीक है, पंचकर्म उपचारिणम। देखो पंचकर्म उपचारिणम से दो पॉइंट आप ले सकते, मीनिंग ले सकते हैं। पहला हो सकता है यहाँ पर वो वैद्य व्यापक की बात कर रहे हो कि वैद्य ने कोई गलती करी है, उनको जहाँ पर पंचकर्म इंडिकेटेड नहीं था, क्या पता वहाँ पे करा दिया हो, तो एक तो वैद्य की दृष्टि से हो सकता है। दूसरा रोगी की दृष्टि से,
कि पंचकर्म की लास्ट में जो संसर्जन क्रम बताया जाता है पेशेंट ने वो फॉलो ना किया हो। तो दोनों ही दृष्टि से आप ले सकते हैं कि एनी हाउ पंचकर्म अपचार हुआ है, चाहे से वो किसी भी रीजन। ओके, नेक्स्ट क्या बताते हैं वो, नव अन्न दधि मत्स्य तिल लवण अम्ल निषेविणाम। देखो कितना स्निग्ध भोजन ले रहा है पेशेंट। क्या क्या ले रहा है, नव अन्न। अब आपको पता है नव अन्न कैसा होता है, गुरु होता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ये सारे भोजन ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन बैठ करके दुध स्निग्ध गुरु खा लिया तो कुछ। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में कर रहे हैं, अति मात्रा में कर रहे हैं, है ना, तब हो जाकर आपको ये ध्यान। तो नव अन्न दधि से, ठीक है। और क्या क्या बताया, लवण और अम्ल। तो अगर इनका बार बार आप सेवन कर रहे हैं और अत्यधिक मात्रा में भी सेवन। इसके अलावा और भोजन बताते हैं, माश मूलक पिष्टान्न तिलक क्षीर गुड़ाशय की। माश ले रहे हो, माश क्या है, उड़द की दाल ले रहे हैं बार बार, है ना। मूलक ले रहे हैं, पिष्टान्न, पिष्ट क्या होता है, जो चावल की जो पिष्टी बनाकर जो हम बनाते हैं, जैसे इडली वगैरह होते हैं ना, तो पिष्ट भोजन लेने से भी हो रहा है। तिल क्षीर गुड़ाशिनाम, क्षीर यानी कि दुग्ध से बनी हो, गुड़ अति प्रयोग कर रहे हो। व्यवायम चापी अजीर्णई निद्रैन च भजति। क्या बोल रहे हैं वो कि भोजन जो है उसका डाइजेशन हुआ नहीं है लेकिन आप व्यवाय कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं करना। उसके अलावा क्या है, भजताम दिवा यानी कि दिवा स्वप्न करना, ठीक है। विप्रान गुरु घर्षयतम पापम कर्म च कुर्वताम, यानी कि अगर आप गुरु का तिरस्कार कर रहे हो, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ये भी जरूरी है ना, कि अगर आप गुरुजनों का अगर आप कहना नहीं मान रहे हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको जो है कुष्ठ रोग हो सकता है। और लास्ट में आता है पाप कर्म, जिसको आज के पॉइंट में हम लोग इतना ज़्यादा नहीं मतलब कंसिडर करते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि इनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है ना। हालांकि आपको मैंने बहुत ही इजी मैनर में पढ़ा है, तो आपको सारा याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए कि पेशेंट में हम बोलेंगे कि निदान क्या निकला पेशेंट का, वो समय हमें संप्राप्ति विघटन करना है ना, तो हमें पता होना चाहिए निदान क्या निकला है। एनीवेज, तो अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आता है छर्दी वेग धारण, ये जरूरी है, ठीक है, इसको जरूर से याद रखना। क्वेश्चन आएगा कि कौन से वेग धारण से कुष्ठ रोग होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, पंचकर्म अपचारिणम, यानी कि पंचकर्म के अपचार करने से भी कुष्ठ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि तिल जो है वो कुष्ठ का निदान है ना, तिल का अत्यधिक सेवन करोगे। लेकिन यहीं पर याद रख लो कि यदि तिल का सेवन भल्लातक के साथ करेंगे ना, तो वो क्या है, कुष्ठ नाशक बताए, ठीक है, ये आपको पता। अगर केवल तिल है तो वो कुष्ठ रोग करेगा, लेकिन अगर भल्लातक के साथ प्रयोग करोगे तो कुष्ठ का नाश भी करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे जो चिकित्सा स्थान में निदान बताए गए हैं, ठीक है। अब कुछ निदान ऐसे हैं जो निदान स्थान में भी वर्णन आया है ना, तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखो वहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या बताया, शीतोष्ण करके वर्ड आया है ना श्लोक में, कि शीतोष्ण लंघन आहारण ऐसे करके आया, लेकिन जब निदान स्थान में जाएंगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा, शीतोष्ण व्यतास, ठीक है। वहाँ पे एक बार क्लियर कर दिया इन्होंने कि अगर आप व्यतास के रूप में कर रहे हैं, यानी कि कभी ठंडा कभी गर्म कभी ठंडा, चाहे से वो आहारज हो विहारज हो, मैं बार बार रिपीटेड बता रही हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, संतर्पण अपतर्पण अभ्य आहार्य, यानी कि कभी आप संतर्पण जन्य आहार ले रहे हैं, कभी आप अपतर्पण जन्य ले रहे हैं। तो ये भी चिकित्सा स्थान में भी हमने पढ़ा कि कभी आप लंघन कर रहे हैं और कभी अति भोजन ले रहे हैं। तो संतर्पण अपतर्पण, इनका जो है व्यतास, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बता रहे हैं, फिर कुछ उन्होंने जो है यहाँ पर फूड आइटम्स बताए हैं कि कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है। जैसे कि चिलचिम च पायसम, कि अगर आप चिलचिम मछली का सेवन कर रहे हैं, किसके साथ, पयसा दुग्ध के साथ अगर ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको जो है कुष्ठ रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्या बताते हैं, मधु फणित मत्स्य लकुच मूलक काकमाची, अगर आप इन सारे फूड आइटम्स का सेवन कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन कौन से बताए हैं, मधु फणित मत्स्य, है ना, इनका सेवन कर रहे हैं, और क्या, लकुच
कुछ आपको याद होगा, हम चरक सूत्र 27 अध्याय में पढ़ते हैं ना कि अहिततम और हिततम द्रव्यों का जो उन्होंने बता रखा है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ पर लकुच कटहल का ये बताया हुआ है। लेकिन आजकल लोग खाते हैं तो ऐसा नहीं करना, त्रिदोष कोपक है ना। तो लकुच हो गया, मूलक हो गया और कांक माछ, ये फूड आइटम नहीं खाना है। ओके, नेक्स्ट क्या बताते हैं वो, हायनक, यवक, चीनक, उद्यालक, कोरदूष। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है तो कैसे बेकार से फूड आइटम्स है ना। नेक्स्ट कुसुम्ब स्नेह जो है वो भी सबसे निकृष्ट स्नेह बताया गया है। अगर आपको याद हो कि सुश्रुत ने बताया है कुसुम्ब स्नेह कैसा होता है, सर्वदोषवर्धक होता है, तो इसलिए कुसुम्ब स्नेह का सेवन भी नहीं करना है। ओके, बाकी छर्दी वेग धारण हमने देखा ही तो यहाँ पर भी वो बताते हैं कि छर्दी वेग धारण से भी कुष्ठ रोग होता है। ओके, तो इस तरीके से त्रयोदोषा युगपत प्रकोपम आपद्यन्ते तो आदि चत्वारः शैथिल्यम आपद्यन्ते, यानी कि तीनों दोष इन निदानों के सेवन से, तीनों दोष जो हैं युगपत यानी कि एक साथ प्रकोपित होते हैं। तो माइंड में क्लियर रखना कि जब भी आप किसी का संप्राप्ति बना रहे हैं कुष्ठ रोग में, तो दोषों का इन्वॉल्वमेंट हमेशा त्रिदोष होगा। ठीक है, हो सकता है उसमें वात प्रधान हो, पित्त प्रधान हो, कफ प्रधान हो, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट है, दोषिक इन्वॉल्वमेंट, वो हमेशा त्रिदोषिक रहेगी। क्यों? क्योंकि आचार्य चरक ने बता दिया कि त्रयोदोषा युगपत प्रकोपम। ओके, तो आदि चत्वारः शैथिल्यम आपद्यन्ते, और तो आदि धातुओं में जाके ये चारों में शिथिलता उत्पन्न करते हैं। ओके, तो वो चार कौन से हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम संप्राप्ति में। ओके, चलिए, तो एक संप्राप्ति तो अभी हमने देखी, निदान स्थान वाली जो मैंने भी बताई ना कि त्रयोदोषा युगपत प्रकोपम। दूसरा चिकित्सा स्थान में क्या बताते हैं वो, संप्राप्ति में वो बोलते हैं वातादेयस्त्रयो दुष्टास्त्वक रक्तम मांसम च। ठीक है, दुष्यंती सकुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह। ओके, तो यहाँ पर वर्ड क्या मिलेगा हमें, सप्तको द्रव्य संग्रह। यहीं पर ही याद रख लो बच्चों, कुछ पॉइंट्स हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर ऐसे सिमिलर वर्ड्स बोल लो या कुछ भी बोल लो, सिमिलर पैटर्न बताया गया है ना। जैसे कि अगर आप विसर्ग देखेंगे तो वहाँ पर बताते हैं सप्त धातवः। जब आप कृमि पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या आता है, सप्तक गण। जब आप शोथ अध्याय देखेंगे तो वहाँ पर आपको वर्ड मिलेगा सप्तको अयम। अयम मतलब क्या हो गया, अयम मतलब हो गया उपद्रव। ठीक है, सप्तको अयम। और जब आप यक्ष्मा देखते हैं तो यक्ष्मा चिकित्सा में आपको क्या मिलेगा, सप्तक बल। ये सिमिलर वर्ड्स हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम कुष्ठ देख रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में क्या वर्ड मिलेगा, सप्तको द्रव्य संग्रह। ओके, चलिए तो वापस पॉइंट पे आते हैं। तो हमने संप्राप्ति में देखा त्रयोदोषा युगपत प्रकोपम, कि तीनों दोष जो है एक साथ प्रकोपित हो रहे हैं। यहाँ पर वर्ड बच्चों इंपॉर्टेंट है युगपत, तो वो ध्यान रखना आप। ठीक है, कि एक साथ दोषों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। नेक्स्ट चीज सप्तको द्रव्य संग्रह, ये आपको कुष्ठ में मिलेगा वर्ड। ओके, चलिए, नचा एक दोषजम किंचित कुष्ठम समुपलभ्यते। आचार्यों ने बहुत क्लियर कर दिया कि कोई भी ऐसा कुष्ठ नहीं होगा जो एक दोषज होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, सप्तको द्रव्य संग्रह से आप क्या ले सकते हैं, है ना। तो देखो, वात, पित्त, कफ, तीन तो हमारे हो गए दोष, प्लस चार चीजें क्या बची, तो वो हो जाएगा त्वचा, रक्त, मांस और अंबु। अंबु मतलब अंबु से आप जो है लसिका भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जिसकी वजह से कुष्ठ रोग होता है। ये दूसरे हो गए हमारे और दोष हो गए। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम पूर्व रूप। ठीक है, तो पूर्व रूप क्या होता है, प्राग उत्पत्ति लक्षण, यानी कि व्याधि के विशिष्ट लक्षण से उत्पन्न होने से पहले वाले जो लक्षण होते हैं वो कहलाते हैं पूर्व रूप, है ना। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं इसको, अन्य लक्षण, है ना। आचार्य सुश्रुत ने बोला ना अन्य लक्षण, और चरक क्या बोल रहे हैं, प्राग उत्पत्ति। ठीक है, एनीवेज, तो अभी हम पूर्व रूप देख लेते हैं कि कुष्ठ में कौन कौन से बताए गए हैं। ओके, पहला आता है अस्वेदनम अतिस्वेदनम वा। ठीक है, यानी कि
पेशेंट को या तो बिल्कुल स्वेटिंग नहीं हो रही है, अस्वेदनम, ठीक है, या फिर अतिस्वेदनम, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है। ये आप कॉमनली देख लेना, पेशेंट्स में जितने भी त्वक विकार वाले होते हैं ना, उन दोनों में आपको ये कहीं ना कहीं लक्षण पूर्ण रूप मिलता ही मिलता है। ओके, दूसरा सुप्तता। तो मैंने जब कुष्ठ का मैं आपको समझा रही थी युक्ति, तो मैंने उस टाइम पे भी बताया था, है ना, कि स्पर्शन इंद्रिय का नाश हो जाना, नम्बनेस फील करता है पेशेंट, वो कंप्लेन करेगा आपसे कि मुझे जहाँ पर लीजन है उस पर्टिकुलर एरिया में मुझे नम्बनेस फील हो रहा है, कुछ मुझे सेंसिटिविटी नहीं लग रहा है ना, तो सुप्त हो जाना। दूसरा क्या है, परिदाह, दाह की अनुभूति हो। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं काय छिद्रेशु उपदेह, यानी कि जो हमारे ये हैं स्किन पोर्स है वो कैसे हो जाएंगे, उपदेह, मतलब कि वो वहाँ पे जो है इम्प्योरिटी जो है फील होगी पेशेंट को बार बार। नेक्स्ट, वेदना स्वल्पनाम अपि च व्रणानाम दुष्टि संरोहणम चेति, यानी कि थोड़ा सा भी अगर पेशेंट को व्रण हो जाए ना तो उसको वेदना बहुत होगी, है ना, वेदना बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही साथ दुष्ट संरोहणम चाहिए, यानी कि बहुत मुश्किल से व्रण भरेगा। क्यों? क्योंकि उसमें त्वचा का भी इन्वॉल्व है, रक्त का भी इन्वॉल्व है, मांस धातु भी इन्वॉल्व है और लसिका भी हमने देखा, है ना। तो इस वजह से रक्त की इन्वॉल्वमेंट, मेन रक्त और आम दोष की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से जो व्रण है वो देर में हील होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम चिकित्सा स्थान में क्या पूर्व रूप बताए गए हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो सेम जो निदान में बताया गया ना, यहाँ पर भी वो सेम रिपीट कर रहे हैं कि स्पर्श अज्ञातवम, स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा, यानी कि टच का पेन सेंसेशन, ये सब उसको ठंडा गर्म नहीं पता लगेगा। दूसरा, अति स्वेदो नावा वैवर्ण्यम उन्नतिहा, वैवर्ण्य त्वचा का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा, वैवर्ण्य। ओके, नेक्स्ट, कोठा नाम लोमहर्षश्च, यानी कि कोठ की उत्पत्ति हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट, लोमहर्ष, हॉरिपिलेशन। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, कंडुस्तोदः श्रमः क्लमः। अब कंडू हो रहे पेशेंट को तो हमने पढ़ा, काय छिद्रेषु उपदेह, जब इम्प्योरिटी जो है पूरा स्किन पोर्स में फिल्ड रहेगा तो कंडू तो होगा, है ना, तो इसलिए कंडुस्तोदः श्रमः क्लमः। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, व्रणानामधिकम शूलम शीघ्रोत्पत्ति चिरस्थिति, बोल रहे हैं कि व्रण की जो उत्पत्ति है वो तो तुरंत से होता है, लेकिन जो उसका जो रोहण कर्म है वो क्या है, चिरकाली, देर तक रहेगा, देर तक हील होगा, ठीक है। अधिकम शूलम, और उसमें शूल भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो शूलाधिक्य भी होगा। ओके, दाह सुप्तंगता चायति कुष्ठ लक्षण अग्रजम, यानी कि जो अग्र, यानी कि तो हमने देखा वैवर्ण्य, कोठ, लोमहर्ष, दाह, सुप्तंगता, बॉडी में जो है बर्निंग सेंसेशन फील होगा, और सुप्तंगता, अंग जो है वो सुप्तता हो जाएगा, उसमें जैसे हमने पढ़ा कि नमनेस हो जा रहा है। चयति कुष्ठ लक्षणम अग्रजम, अगर मतलब कि प्री फेज में होने वाले जो सिम्टम्स आ गए आपके, प्रोड्रोमल स्टेज जिसे हम बोलते हैं ना मॉडर्न साइंस में, तो वो फेज की बात कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट थी, कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं, पहला है काय छिद्रेषु उपदेह, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, है ना, काय छिद्रेषु उपदेह। नेक्स्ट जो श्लोक में आया है ना वो लाइन भी आपको पता होनी चाहिए, क्या, व्रणानाम अधिकम शूलम, व्रणानाम अधिकम शूलम शीघ्र उत्पत्ति चिरस्थिति, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ से आप दो लक्षण तो दो पूर्व रूप तो मान के चलिए, अगर क्वेश्चन आएगा ना तो पूर्व रूप में से यहीं से आएगा। ओके, और बाकी ये फर्स्ट वाला जो ये भी देख लेना। ओके, चलिए पूर्व रूप यहाँ पे खत्म होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भेद आचार्य चरक के अनुसार, तो वो बताते हैं 7, 18 या असंख्य। नेक्स्ट देखिए आचार्य सुश्रुत, तो आचार्य सुश्रुत ने जो भेद बताए वो कैसे बताए हैं, 7, 11, 18। ओके, अगर हम बात करें आचार्य भेल और काश्यप की, तो उन्होंने बताए हैं 18 भेद, वो भी साध्य असाध्यता के अनुसार, यानी कि 9 साध्य और 9 हो गए आपके असाध्य, ठीक है। आचार्य शारंधर ने भी इन्हीं को फॉलो करा है, भेल, काश्यप और शारंधर। लेकिन अगर क्वेश्चन है ना
कि साध्यता के अनुसार डिवीजन किसने किया है, तो वो भेल और काश्यप ने 9 ईच। शारंधर ने क्या करा, टोटल 80। ओके, तो ये हमको पता होना चाहिए भेद। अब अगर हम बात करें कि कौन से कुष्ठ जो है महान कौन से हैं, महान बोले तो कि डिफिकल्ट टू ट्रीट है ना, तो महाकुष्ठ और शूद्र कुष्ठ, नाम से लग रहा है ना महा, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा शूद्र कुष्ठ, तो ऐसे करके 2 डिवीजन कर दिया चरक ने, महाकुष्ठ और शूद्र कुष्ठ। ठीक है, चलिए तो अब हम महाकुष्ठ पढ़ेंगे। ठीक है, महाकुष्ठ इम्पोर्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे आ सकते हैं, पहले तो वो बात कर लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है कि वो दोष अनुसार आ जाए, है ना, कि कौन से कुष्ठ में, फॉर एग्जाम्पल मंडल कुष्ठ में जो है कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट है, तो पहला आ जाएगा दोष अनुसार। ओके, दूसरा आ सकता है लक्षणों के अनुसार। ठीक है, कि मान लीजिए कर्कश रक्त पर्यंतम, ये किसका जो है लक्षण है, तो वृषजीवा का है। अभी आगे बढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। ओके, तो ऐसे करके दोष और लक्षण दोनों पर ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें दोनों वेराइटीज के लिए रेडी रहना है। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, कुछ गाइड्स में या कुछ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देखोगे तो वहाँ पर एक सिंगल टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चंस उन्होंने रखे होते हैं, तो उनसे परेशान नहीं होना। ओके, और वो पॉसिबल नहीं है कि एक एक टर्म को हम लेकर यहाँ पर इनकलकेट करते हैं ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जो ज़रूरी पार्ट है वो सारा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। महाकुष्ठ की संख्या जो है वो कितनी होती है बच्चों, 7 होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 7 संख्या होती है। कौन कौन से नाम है उसकी, तो वो जान लेते हैं। कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋष्यजीवा, पुंडरीक, सिद्म, और लास्ट में आता है हमारा क्या, कांकणक। ठीक है, तो ये हमारे पास में 7 महाकुष्ठ हैं। ओके, अगर हम बात करें दोषिक प्रीडोमिनेंस की, तो कपाल कुष्ठ जो है उसमें जो दोष बताया गया है वो कौन सा है, वात प्रधान है ये। ओके, माइंड में पहले ही क्लियर रखना, पहले बता दिया गया न चाहे एक दोषजम किंचित कुष्ठम, की कोई भी कुष्ठ हो लेकिन वो एक दोषज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन ये नहीं लेकर आना कि भाई कपाल में वातिक कैसे लिख रहे हैं आप, या उदुम्बर में पाइपिक कैसे लिख रहे हैं। ये जस्ट ये बताया गया है कि दोषिक प्रीडोमिनेंस किसकी है। ठीक है, कपाल कुष्ठ में वातिक जो दोष है वो ज़्यादा प्रधान है। ओके, चलिए, तो कपाल में वात प्रधान है, उदुम्बर जो है पैतिक है। ओके, मंडल कफ प्रभूत माना गया है, ऋष्यजीवा वात पित्तज है, पुंडरीक पित्त कफज है। ठीक है, सिद्म जो है वो वात कफज हो गया, और कांकणक हो गया सन्निपातिक। ओके, इतना क्लियर है। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं दोषों पर, पुंडरीक पे पूछा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, दूसरा सिद्म यानी कि जो द्वंद्वज वाले हैं ना वो पूछे जाते हैं, ऋष्यजीवा। ये 3 आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। ओके, तो कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋष्यजीवा, पुंडरीक, सिद्म, कांकणक। अब जिन लोगों को ऐसे याद हो गया उनके लिए तो वेल एंड गुड है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कोड्स की आदत होता है ना, तो चलिए ट्रिक भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर सीक्वेंस में याद कर लेंगे तो आपको अलग से दोष लर्न करने का ज़रूरत नहीं होगा। काओ मरी पिंडदान सिद्ध करो, तो का से क्या हो गया आपका कपाल, उ से उदुम्बर, मा से मंडल, र से ऋष्यजीवा, फिर पिंडदान तो पुंडरीक, ये पिंड से समझ लेना पुंडरीक, सिद्ध से सिद्म, और लास्ट का जो का बचा वो हो गया कांकणक सॉरी। ओके, तो ये सीक्वेंस रहेगा वात पित्त कफ, वात पित्तज, पित्त कफज और वात कफज, लास्ट में सन्निपातिक हो गया। आई होप सो सिंप्लीफाई हो गया होगा, अब आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब एक एक करके हम लक्षण देख लेते हैं, दोष अनुसार क्वेश्चन आएगा तो अभी गलती नहीं करना। ओके, चलिए अब देखते हैं लक्षण। पहला आता है कपाल कुष्ठ। कपाल मतलब क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर है ना, तो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है या फ्लैटेंड लीजन्स हैं मोर करेक्टली। इसका लक्षण क्या बताते हैं, सुप्तवत सुप्तानी, यानी कि जिसमें सुप्तता हो, इन शॉर्ट। ठीक है, सुप्तता है। दूसरा क्या, जंतुमंती, विषम विसृतानी, यानी कि जो विषम है, विषम रूप से फैल रहा है। क्यों, क्योंकि हमने बताया ना वात प्रधान है, तो इसलिए विषमता तो मिलेगा, है ना, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। दूसरा,
रुक्ष परुष विषमम, यानी कि जो कैसा है, रुक्ष है और परुष है। तो इतने लक्षण आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है, सुप्तता जिसमें नमनेस होगा। दूसरा जंतुमंती यानी कि कृमि की इन्वॉल्वमेंट होगा। विषम विस्तृतानी यानी कि जो विषम है। अब ये विस्तृत कैसे हो सकता है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है ना, उस सेंस में ले सकते हैं कि गति इसकी कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं। रुक्षता है और परुष है। नेक्स्ट देखते हैं उदुम्बर। उदुम्बर में कौन सा दोष हमने पढ़ा बच्चों, पैतृक दोष, है ना। आपने उदुम्बर फल देखा होगा पहले के टाइम में, तो खासकर जो गांव के जो एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर देखा होगा रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं। कॉमन नेम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद गूलर, है ना, शायद गूलर कहते हैं उसे। तो रेड कलर का फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्रूट होता है, तो उसको बोलते हैं उदुम्बर। तो जो पैतृक जो कुष्ठ है वो ऐसा दिखेगा, पित्त प्रधान जो कुष्ठ है ना, कैसा होगा, ताम्राणी, ताम्र खर रोमराजी, यानी कि जिसमें जो लाइंस है वो कैसी होंगी, ताम्रवर्णी। ससंताप कृमिणी, यानी कि इसमें संताप मिलेगा, भाई पित्त प्रभूत है इसीलिए संताप तो मिलेगा, है ना। नेक्स्ट कृमिणी, इसमें भी आपको जो है कृमिणी। पक्वदुम्बर फलवर्णा, और लास्ट में वो खुद ही बता दे रहे हैं कि जो पक्वदुम्बर के समान है, ऐसा जो कुष्ठ होगा वो कौन कहलाएगा, उदुम्बर। आगे चल के आप निदान स्थान में देखेंगे, वहाँ पर चिकित्सा स्थान में देखेंगे, वहाँ पर एक और एक्स्ट्रा लक्षण मिलता है, वो क्या है, लोम पिंजर, लोम पिंजर, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं हम थर्ड की तरफ, यानी कि मंडल कुष्ठ की तरफ। अच्छा, एक और चीज़ यहीं पर याद रख लो बच्चों कि उदुम्बर में इन्होंने बताया हमें क्या, कि लोम पिंजर की तरह होता है ना, लेकिन वाग्भट क्या बोलते हैं, गौर सिराचितम, गौर सिराचितम, यानी कि जो सिराएं हैं वो कैसी दिखेंगी स्किन पर, गौरवर्ण की दिखेंगी। आगे चलते हैं मंडल कुष्ठ। मंडल मतलब क्या हो गया, पैचेस, ओवल शेप्ड जो पैचेस होते हैं उसको बोलते हैं मंडल, ओवल या सर्कुलर कुछ भी कह लो। शुक्ल रक्त व भासिनी, कैसा वर्ण होगा, कफ प्रधान है तो शुक्ल, है ना, वाइटिश होगा। शुक्ल रक्त व भासिनी, शुक्ल रोमराजी, सक्त गति समुत्थान। तो देखो बच्चों, क्योंकि कफ प्रधान है इसलिए उसकी जो गति होगी वो कैसी होगी, सख्त गति, पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा, उसका पर्टिकुलर जोन होगा, रिस्ट्रिक्टेड जोन होगा, है ना, विसर्पण करने का, इसलिए बोला सख्त गति। ठीक है। नेक्स्ट बहुक्लेद कंडू कृमिणी, उसमें बहुत क्लेद युक्त होगा, कंडू मिलेगा क्योंकि कफ प्रधान है, साथ में कृमि भी मिलेगी। ओके। कृच्छेन अन्यो अन्य संसक्तम, लेकिन अगर मान लीजिए एक मंडल यानी कि एक पैच हुआ है यहाँ पर और साथ में दूसरे पैच को भी ले लिया, तीसरे को भी ले लिया, अगर ऐसे बहुत सारे सेवरल पैचेस हो गए तो क्या होगा, कृच्छेन, वहाँ पर उसकी चिकित्सा करनी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, डिफिकल्ट टू ट्रीट होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। कृच्छेन अन्यो अन्य संसक्तम किसके लिए बोला गया है, मंडल के लिए बोला गया है। आपने जैसे एक कुष्ठ में भी देखा होगा, वहाँ पर भी ऐसे ही मंडल मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं ऋष्यजीवा की तरफ। तो ऋष्यजीवा तो देखो बच्चों इजी है, नाम में ही पता लग रहा है ना, ऋष्यजीवा यानी कि ऋष्य मतलब भालू। तो जिस स्किन लीजन में, स्किन डिसऑर्डर में आपको जो है भालू की जीवा के समान कलर का दिखे लीजन, तो कैसा होगा, कर्कश रक्त पर्यंतम, जो कर्कश होगा, एकदम ड्राई और शार्प होगा, कर्कश होगा, रक्त पर्यंतम, लेकिन जो उसके बॉर्डर्स हैं वो कैसे होंगे, रेड कलर के होंगे। उसको आप बोलोगे ऋष्यजीवा। तो क्या बताया गया, कर्कशम रक्त पर्यंतम। ये क्वेश्चन आ चुका है, लक्षण रख के पूछा था, कर्कशम रक्त पर्यंतम किसका लक्षण है, तो आंसर वाज ऋष्यजीवा। ओके। नेक्स्ट तनु पर्यंतानी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो बॉर्डर्स होंगे वो कैसे होंगे, तनु होंगे, साथ में यहाँ पर भी आपको जो है कृमि मिल रहे हैं बच्चों। ठीक है। कर्कश पिडका अचितानी, और मान लीजिए ये लीजन है तो इसके आसपास कैसा होगा, छोटी छोटी पिडकाएं होंगी। ठीक है। यहाँ पर आपका ऋष्यजीवा खत्म होता है। आगे चलेंगे पुंडरीक। पुंडरीक, तो पुंडरीक में हमने दोष क्या देखा, पी से पित्त, क से कफ, पित्त कफज बताया गया है ना। तो इसमें आपको लक्षण क्या मिलेगा, शुक्ल रक्त व भासिनी। ओके।
रक्त पर्यंतानी पुंडरीक पलाश समकाशानी, पलाश के समान बताया गया, पलाश समकाशम। पहला तो ये लक्षण है। दूसरा सश्वेतम रक्त पर्यंतम, ठीक है, कि बॉर्डर्स तो इसकी भी रेड होंगे लेकिन कैसे होंगे, थोड़ा सा व्हाइटिश भी है। ओके, सश्वेतम रक्त पर्यंतम। और यहीं पर ही ध्यान रख लेना, आचार्य वाग्भट जब पुंडरीक का वर्णन कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, पद्मपत्र, पद्मपत्र की शोभा वाला होगा, पद्मपत्र की शोभा वाला होगा। दूसरा वो बताते हैं घन भूर लसिका प्रायः, कि ये जो है घन होगा और लसिका युक्त होगा, भूरी लसिका प्रायः, ठीक है। ऐसे करके वाग्भट ने वर्णन किया है किसका, पुंडरीक। वैसे घबराना नहीं है, वाग्भट से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए लक्षणों के आधार पर, ठीक है, ज्यादातर आचार्य चरक का ही पूछा गया है, तो माइंड में उसी को। आगे चलते हैं सिद्म की तरफ। देखो सिद्म के लिए क्या बताते हैं, शुक्ल रक्त व भासिनी, साथ में अलाबु पुष्प समकाशान, अलाबु पुष्प के समान बताया गया है, इसमें भी कृमि होंगे, है ना, भाई बात का फज है। तो अलाबु पुष्प समकाशम कृमि, कृमि की उत्पत्ति बताई गई है। और चरक चिकित्सा में देखोगे तो वहां लक्षण मिलता है घृष्टम च विमुंचति, यानी कि जब आप घृष्ट रगड़ेंगे उसको तो कैसा पाउडर जैसा निकलेगा, घृष्टम च विमुंचति, ठीक है। दूसरा अगर हम इसके एरिया की बात करें कि कहाँ पर होता है, तो चरक बोलते हैं प्रायेण च उर्सी, प्रायेण च उर्सी, यानी कि उरह प्रदेश में मिलेगा, लेकिन आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं ऊर्ध्वकायः, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ऊर्ध्वकाय किसने बोला और उरह वर्ड किसने बोला। ओके, लास्ट आता है हमारा तो कांकड़क भी इजी है बच्चों। देखो कांकड़क हमने देखा कि त्रिदोषज है ना, तो इसलिए जो लक्षण मिलेंगे वो कैसे होंगे, सर्व कुष्ठ लिंग, सभी कुष्ठों के मिश्रित लक्षण मिलेंगे। अनेक वर्णानी, क्योंकि सन्निपाती के इसलिए वर्ण भी कैसा होगा, भिन्न भिन्न वर्ण होंगे, अनेक वर्णानी, है ना। नेक्स्ट अपाकम, इम्पोर्टेंट, अपाकम तीव्र वेदनम, इसमें पाक नहीं होगा, अपाकम लेकिन तीव्र वेदनम, वेदना बहुत होगी। त्रिदोष लिंगम न एव सिद्ध्यति, इसका जो है कोई भी उपचार नहीं है, तो ये हो गया हमारा असाध्य। कांकड़क कैसा होता है बच्चों, असाध्य, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा महाकुष्ठ जो है कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट की, इम्पोर्टेंट देख लो बच्चों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कपाल कुष्ठ में विषम, ठीक है, ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है पक्वदुम्बर फलवर्णा, ये जरूरी है, ठीक है। लोम पिंजर, ये लक्षण जरूरी है, किसमें मिलेगा लोम पिंजर, उदुम्बर में मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो मंडल में अगर हम बात करें, कृच्छेन अन्योन्य संसक्तम, पूछ सकता है कि ये किसके लिए कहा गया है, ठीक है, तो ये कहा गया है मंडल कुष्ठ के लिए, ठीक है। कृच्छेन अन्योन्य संसक्तम, ऋष्यजीवा पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए। कर्कशम रक्त पर्यंतम किसके लिए कहा गया है, ऋष्यजीवा के लिए कहा गया है, ठीक है। पुंडरीक पलाश समकाशम, तो पलाश वर्ड किसके लिए है, जो पलाश पुष्प जैसे दिखता है वो कौन है, पुंडरीक है। ओके, सिद्म में अलाबू के समान, ये जरूरी है, जो अलाबू पुष्प के समान दिखे। दूसरा कौन से एरिया पर हो रहा है, जैसे उरह वर्ड बोला चरक ने, है ना, और सुश्रुत ने बोला ऊर्ध्वकाया, ये आपको पता होना। कांकड़क में जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वो क्या है, अपाक, इसमें पाक नहीं होता, ये जरूरी था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा महाकुष्ठ खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शुद्र कुष्ठ। चलिए बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं शुद्र कुष्ठ की तरफ, है ना। तो शुद्र कुष्ठ कितने होते हैं, पहले तो संख्या पता होनी चाहिए, 11 होते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 हम इसका लक्षण देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक कुष्ठ की। तो एक कुष्ठ को आप कोरिलेट कर सकते हो सोरियासिस, आपने देखा होगा सोरियासिस के लीचेस कैसे होते हैं, है ना। तो इसके लिए जो लक्षण बताया गया वो क्या बताया गया है, अस्वेदनम महावास्तु, ये मत्स्य शकलोपमम, ठीक है। अस्वेदनम की पेशेंट जो है, जैसे हमने इसके पूर्व रूप में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, या तो स्वेदन बिल्कुल नहीं आएगा, या है ना, और अगर आएगा तो अति स्वेदनम होगा। तो क्या बोलते हैं वहाँ पे, अति स्वेदनम न वा, होगा तो बिल्कुल नहीं होगा,
और अदरवाइज होगा तो प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगा। तो एक कुष्ठ में लक्षण मिलता है अस्वेदनम। महावास्तु मतलब कि जो इसके लीजन्स होंगे ना वो बहुत सारा एरिया कवर करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है नेक पर है या चेस्ट पर है या हाथ में है, ऐसा नहीं होता। हाँ, फर्दर मॉडर्न ने ज़रूर उसको क्लासीफाई कर दिया कि सोरियासिस अगर सिर्फ हाथ पैर में होगा तो पामोप्लांटर बोल दिया, सेंट्रल है, तो उन्होंने मॉडर्न साइंस वालों ने अलग कर दिया। लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है महावास्तु यानी कि ज़्यादा एरिया को कवर करके रखता है। थर्ड लक्षण क्या है, यानी मत्स्य शकलोपमम, यानी कि जो मत्स्य है उसके जैसा स्केलिंग होती है वहाँ पर। तो हमने देखा है एक कुष्ठ के पेशेंट में आपको स्केलिंग मिलती है, तो मत्स्य शकलोपमम। तो ये 3 लक्षण आपको पता होने चाहिए एक कुष्ठ। आगे चलते हैं चर्म कुष्ठ। सेकंड आता है चर्म। तो चर्म कुष्ठ को आप जीरोडर्मा से कोरिलेट कर सकते हो। जीरोडर्मा से क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है बहलम हस्ती चर्मवत कि जो जैसा एलिफेंट स्किन होता है ना वैसे ही पेशेंट की स्किन भी इतनी ज़्यादा थिक हो जाती है, बहल है ना, स्थूल हो जाएगी। तो इसीलिए जीरोडर्मा में आपने देखा है कि स्किन बिल्कुल आपको ऐसा थिक सी लगती है, डल लगेगी, हार्ड लगती है। तो इसीलिए चर्म कुष्ठ को आप जीरोडर्मा से कोरिलेट। लक्षण क्या मिलेगा? बहलम। सेकेंड हस्ती चर्मवत, हस्ती के स्किन की तरह। ओके, थर्ड देखते हैं किटिप। तो किटिप को आप बच्चों लाइकन से कोरिलेट कर सकते हो। लाइकन में आपने देखा होगा ब्लैकिश कलर के जो लीजन्स होते हैं, लाइकन बोलते हैं उसको। तो किटिप में क्या लक्षण मिलेगा? किड़, खर, स्पर्श, परुषम, किटिपम, स्मृतम। ठीक है, कैसा होगा ये? किड़, खर, स्पर्श, परुषम, और इसका जो वर्ण होगा वो कैसा होगा? श्याम वर्णी होगा ये। ठीक है ना, ब्लैकिश कलर का होता है। तो लक्षण याद कर लो, किड़, खर, खर स्पर्श, परुषम, और कलर कैसा? श्याम वर्ण। आजकल भी आपको किटिप के केस मिलते हैं, है ना। जो मॉइस्ट एरिया में रहने वाले पेशेंट्स होते हैं ना उनको लाइकन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए फोर्थ चलते हैं शुद्रकुष्ठ की तरफ। तो फोर्थ नंबर पे आता है विपादिका। जैसे बोल रखा ना विपादिका, तो आचार्य सुश्रुत तो बोलते हैं कि जो पाद स्फुटन है उसको ही इन्होंने जो है विपादिका बोल दिया आचार्य सुश्रुत ने। लेकिन चरक क्या बोल रहे हैं? पाणी पाद स्फुटनम तीव्र वेदनम। तो उन्होंने जो है हस्त और पाद दोनों को कंसिडर करा है। ठीक है, लेकिन आचार्य सुश्रुत जो है वो केवल पादाघात को मानते हैं। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। पाणी पाद स्फुटनम तीव्र वेदना, बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। ठीक है, आगे चलो। अल्सक। अल्सक में क्या मिल रहा है? कंडू मद्भी सरागेश्च, है ना, जिसमें कैसा हो? कंडू होगा और सराग, यानी कि राग मतलब क्या होता है? रेडनेस अलॉन्ग विद इन्फ्लेमेशन कंडीशन जो होती है ना उसको बोलते हैं राग। तो पेशेंट को जो है कंडू भी है और वहाँ पर रेडनेस के साथ इन्फ्लेमेशन मिलेगी, सराग। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे अल्सर। तो देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा एक कुष्ठ, चरम कुष्ठ, किटिप, विपादिका, अल्सर। इसी सीक्वेंस में याद रखो। अगर आप 10 बार भी ये सीक्वेंस रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्यों मैं सीक्वेंस याद करने के लिए बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो 5 हमने शुद्रकुष्ठ पढ़े हैं ना, इनमें जो दोषिक प्रीडोमिनेंस है वो वात कफज है। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है कि किटिप में दोष बताइए, है ना। तो अगर आपको ये 5 याद हो जाएंगे सीक्वेंस में तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ वात कफज जो थे वो हमने 5 शुद्रकुष्ठ पढ़े थे। ओके, एक कुष्ठ, चरम कुष्ठ, किटिप, विपादिका, अल्सर, ऐसे करके आप 5-6 बार बोल लो, यू आर रेडी टू गो। ठीक है, तो एक कुष्ठ में हमने देखा अस्वेदनम महावास्तु मत्स्य शकलोपमम। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा? मत्स्य शकलोपम। तो एक कुष्ठ में हमने क्या पढ़ा? अस्वेदनम महावास्तु मत्स्य शकलोपमम, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा? मत्स्य शकलोपमम। ये आपको पता कि जैसे फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं वैसे ही पेशेंट के लीजन्स में मिलेगा। चर्म कुष्ठ में हमने क्या पढ़ा? हस्ती चर्मवत, इंपॉर्टेंट। ओके, किटिप में किण खर स्पर्श, ये आपको पता, इसमें आया है लाइकन में आया है, यानी कि किटिप में आया है। ओके, फोर्थ हमने देखा विपादिका। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें आचार्य सुश्रुत की, तो आचार्य सुश्रुत केवल जो है पाद स्फुटन बताते हैं। ठीक है, लेकिन जो चरक है वो हस्तपाद दोनों का इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। ये आपको पता, इम्पोर्टेंट। हाँ, इसके अलावा तीव्र वेदनम,
बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है उपाधिका। ओके, अलसत में हमने देखा कंडू सरागेच, राग के साथ कर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 to 5 अलग हो गया। 1 to 5 में दोष क्या रहेगा? वात कफज। ओके, आगे देखते हैं 6 जो है वो कौन सा है? दद्रु। तो दद्रु में क्या है? सकंडू राग पिडकम दद्रु मंडलम उद्गतम। तो इसमें भी दद्रु में भी वही बता रहे हैं कि सकंडू राग पिडका, छोटी छोटी पिडकाएं होती हैं इसमें। ठीक है, रेडनेस भी मिलेगा। मंडलो कैसा है? मंडलाकार का है, तो इतना पता होना चाहिए। मंडलोद्गतम, तो रिंग वॉर्म तो आप सभी जानते ही हैं, है ना? दद्रु को रिंग वॉर्म से कोरिलेट करते हैं ना। दद्रु आप सभी ने देखा ही होगा, कॉमनली हम देखते ही हैं, किसी न किसी के फैमिली में ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ भी लक्षण कैसा होता है? पेशेंट को जो है इचिंग होता है, थोड़ी सी रेडनेस भी होता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक माउथ होता है ना, मंडलाकार का है। तो दैट इज दद्रु। ठीक है, और छोटी छोटी आपको ये है पिडकाएं मिल। आगे देखते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, यहीं पर ही वाग्भट का भी याद रख लीजिए कि अगर दद्रु की बात करें तो आचार्य वाग्भट क्या बोलते हैं? दीर्घ प्रतान दूर्वावत, यानी कि जैसे आपने दूर्वा घास को देखा होगा ना, तो दूर्वा घास को अगर एक बार आप प्लांटेशन उसका कर देंगे तो वो बहुत दूर तक फैल जाती है। तो ऐसे ही वाग्भट भी बोलते हैं दीर्घ प्रतान दूर्वावत, की दूर्वा घास के समान में जो दीर्घ तक जो स्प्रेड हो जाए। दूसरा बोलते हैं वो एग्जाम्पल अत्सी कुसुम छवि, कि जो अत्सी का जो छवि है वैसा ही होता है दद्रु का भी। और ये कैसी है? अनुषंगी व्याधि है, यानी कि कम्युनिकेबल। तो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। पहला, दीर्घ प्रतान, दूर तक फैलने वाला, है ना, लंबे समय। कैसे है? दूर्वावत, दूर्वा ग्रास के समान। दूसरा बोल रहे हैं अत्सी कुसुम छवि। और थर्ड पॉइंट वो बोल रहे हैं कि ये क्या है? अनुषंग। ठीक है बच्चों, कम्युनिकेट। ओके, तो इतना आपको दद्रु के बारे में पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चर्मदल। ओके, तो चर्मदल के लिए क्या बताते हैं? रक्तम सकंडू। कैसा बता रहे हैं? रक्तम सकंडू। ठीक है, कि इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, नहीं तो राग वर्ड यूज करते। रेड कलर्ड है लेकिन कंडू भी है उसमें। सस्फोटम, और छोटे छोटे क्या होंगे वहाँ पर? स्फोट भी होंगे। अल्सरेशन वाली कंडीशन मिल रही है। सरुग दलती चापी यत, और इसमें साथ में पेशेंट को पेन भी होगा। सरुग। ओके, तच्चर्मदल आख्यातम संस्पर्शम असह्यम उच्यते। और अगर आप पेशेंट को उन लीजन पर टच कर दिया तो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेन इतना ज़्यादा है। तो क्या बोल रहे हैं? सा संस्पर्श असह्यम उच्यते, इनटॉलरेबल पेन होगा पेशेंट को। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए। याद कर लो कि अगर बहुत सारे लोग दल में आएंगे, ग्रुप में आएंगे, तो आप टॉलरेट कर पाएंगे? उनको फाइट नहीं कर पाएंगे एक जना अकेला, है ना? तो ऐसे ही दल वर्ड से याद रख लो कि ससंस्पर्श असह्यम उच्यते, कि वो आप जो है टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं पामा। तो पामा में क्या बताते हैं? श्वेत अरुण श्यावहा कंडुला पिडका भ्रशम। ठीक है, बहुत सारी, भ्रशम मतलब बहुत ज़्यादा पिडकाएं होंगी उसमें, है ना? तो कैसा है? श्वेत अरुण श्याव, श्वेत अरुण श्यावहा कंडुला, इचिंग होगा पेशेंट को, है ना? कंडुला पिडका भ्रशम। तो इसको आप जो है स्केबीज से ले सकते हैं पामा को, है ना? स्केबीज में भी आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बेसिकली आपको स्केबीज के लीजन देखने को मिलेगा। और उसमें भी अगर आप बात करेंगे तो फिंगर्स के बीच में आपको स्पेसिफिक मिलता है। ये वाला जो लीजन्स होते हैं फिंगर्स के बीच में मिलता है ना? और बहुत सारी छोटी छोटी पिडकाएं होती हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, सीवियर इचिंग होता है बच्चे को। ओके, तो ये लक्षण आपको पता होना चाहिए। पिडका भ्रशम, कंडुलाहा पिडका भ्रशम, इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखो विस्फोट। विस्फोट, तो विस्फोट के लिए क्या बताते हैं? स्फोटहा श्वेत अरुण आभासौ विस्फोटा स्यु तनु त्वचा। इसमें जो त्वचा होगी वो कैसी हो जाती है? तनु त्वचा होती है। साथ में स्फोट मिलेंगे। तो उनके आभा के बारे में बता रहे हैं कि श्वेत अरुण आभा लिए हुए होते हैं जो स्फोट हैं। ठीक है,
त्वचा कैसी होगी, पतली होगी, थिन हो जाएगी। सेकंड लास्ट आता है हमारा शतारू। शतारू, शतारू में क्या है, रक्त श्यावम सदा हरति शतारू स्यादु बहुव्रणम। इसमें जो पेशेंट को बहुत सारे व्रण हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे शतारू। तो नाम से पता लग रहा है ना, शत मतलब कि 100, ओके। तो बहुत सारे, ऐसे याद रख लो दिमाग में कि बहुत सारे व्रण हो जाएंगे, मोर देन 100 व्रण हो गए पेशेंट को। लेकिन इसमें जो वेदना बता रहे हैं वो कैसी वेदना है, सदाह अरति, बर्निंग भी है क्योंकि व्रण हुआ है ना, इसीलिए बहुव्रणम, ओके। लास्ट आता है हमारा विचर्चिका। विचर्चिका, ठीक है। तो विचर्चिका में क्या लक्षण बताते हैं, सकंडुह पिडका श्रावा बहुस्रावा, जिसमें बहुत ज़्यादा स्राव मिलेगा, जैसे कि एक्जिमा वाली जो कंडीशन होता है ना, उसको आप ले सकते हो विचर्चिका से। तो कैसा होगा, सकंडु पिडका श्रावा बहुस्रावा, ये जो है ना, ये मेन लक्षण है इसका, बहुस्रावा। इतना आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए, अब क्योंकि इसमें सारे लक्षण कैसे मिल रहे हैं, कफज वाले मिल रहे हैं ना, इचिंग भी है, बहुस्राव हो रहा है, तो इसमें दोष क्या होगा विचर्चिका में, कफ, कफ प्रभु दोष होगा, ओके। तो हमने पढ़ा 1 to 5 में वात कफज था, किस किस में, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिक, विपादिका, अल्सर, इन पांचों में हमने पढ़ा वात कफज था। विचर्चिका में हमने देख लिया कफ दोष है। बाकी जो बचे 6 to 10 उसमें कौन सा दोष रहेगा, पीके। तो उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि किसमें पीके दोष रहेगा, क्योंकि हमने देख लिया ना कि 1 to 5 में वात कफज रहा, लास्ट का विचर्चिका में कफ दोष रहा, तो जो बचे उन सब में आप पित्त कफज आंसर लगा देना, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ओके। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्या रहा वो मार्क कर लो, मंडल उद्गतम है ना, मंडल शेप का होगा, वो क्या था, दद्रु था। नेक्स्ट चर्मदल, तो ससंस्पर्शम असंयम उच्यते, अगर आप संस्पर्श करेंगे तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। पामा में हमने क्या देखा, कंडुला पिटका भ्रशम, स्केबीज में देखते हो ना आप। विस्फोट में क्या है, तनु त्वचा, एकदम पतली सी त्वचा हो जाएगी। शतारू में हमने देखा बहुव्रणम। लास्ट विचर्चिका में क्योंकि कफ दोष प्रधान है ना, तो इसलिए लक्षण भी सारे ऐसे ही मिलेंगे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, बहुस्रावा। सो यहाँ पर हमारा शूद्रकुष्ठ कंप्लीट होता है। अभी एक ऑनलाइन मुझे एक टेबल मिली थी, पीपीटी मिली थी, तो वो भी मुझे अच्छी लगी, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा उससे आपको। अब यहाँ पर एक बार हम विजुअल लर्निंग वाला कंसेप्ट भी यूज़ करके देख लेते हैं ना। अब जब भी हम कोई चीज़ विजुअलाइज करते हैं ना, तो हमारे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाता है। आपने खुद सुना भी होगा ये वाले कंसेप्ट। तो अभी हम पिक्चर्स देखेंगे ताकि आपको याद करने में इजी रहे। चलिए, तो ये पीपीटी मुझे मिली है, इससे देख लेते हैं। एक कुष्ठ हमने पढ़ा, अस्वेदनम महावास्तु यत मत्स्य शकलोपमम, तो यहाँ पर आपको ये वर्ड याद करना ज़रूरी था, ओके। सिम्टम क्या रहेंगे, लुक्स लाइक स्केल ऑफ फिश, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे मछली की स्किन पर स्केली आपको मिलते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी स्केली रीजन मिलेगा। और बाकी यहाँ पर इसको ट्रांसलेट किया गया था, पर्सन डोंट गेट स्वेट इन द अफेक्टेड एरिया, तो ये ऑलरेडी आचार्य चरक बता चुके हैं। अस्वेदनम, तो आप इस इमेज को याद रख लो मेनली। कैसी है देखो, जैसे फिश पर स्केली लीजन्स मिलते हैं ना, स्केल्स होते हैं, वैसे ही पेशेंट की बॉडी पर भी स्केल लीजन्स मिलेगा आपको, ओके। चलिए, दोष हम देख चुके हैं, वात कफ है ना। नेक्स्ट देखो चर्माख्य, तो चर्माख्य में हमने क्या देखा, हस्ती चर्मवत, ऐसी स्किन होगी जैसे कि एलिफेंट की होती है। वो कैसी है, थिक है एकदम, है ना, उसके अंदर सेंसेशन तो होगा नहीं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेशेंट की स्किन कैसी लग रही है, एकदम हार्ड है, रफ है, क्रैक्स आ रखे हैं, है ना। तो इसको आप हस्ती चर्मवत से ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो किटिव, तो किटिव में हमने देखा लाइकन प्लेनस, इसको जिसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो पेशेंट की बॉडी में ब्लैक कलर की लीजन है ना, और जब आप इसको टच करके देखेंगे तो कैसे होंगी, ये ड्राई होंगे, खर रुक्ष होंगे,
ठीक है, शाव वर्णी तो दिख ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है विपादिका। तो विपादिका में भी आपको पता है, हमने देखा कि चरक क्या बोलते हैं, पाड़ी पाद स्फुटनम, हाथ और पाद दोनों का ही स्फुटन हो जाएगा, लेकिन सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, केवल पाद स्फुटन बताया है। ओके, तो ऐसे जो है स्पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्रैक्स आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो अल्सक। तो अल्सक में क्या है, कंडू सराग, ठीक है, कंडू सराग, रेडनेस अलॉन्ग विद इन्फ्लेम्ड स्किन लीजन मिलेगा, ऐसे को हम बोलेंगे अल्सक। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो दद्रु। दद्रु रिंग वॉर्म, तो ये भी आपने कॉमनली देखा है, कैसा होता है, मंडलम उद्गतम, मंडल शेप का होगा, ये देखो सर्कुलर है ना, एकदम जैसे मंडल बना हुआ है, ये देखो, ठीक है। इसमें क्या होगा, सकंडू राग पिटका, बीच में छोटी छोटी पिटकाएं दिख रही है ना, ऐसे लीजन मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो चर्मदल। तो चर्मदल में क्या है, रक्तम सकंडू सस्फोटम। अब यहाँ पर जो है आपको रेडनेस मिल रहा है, पेशेंट को इचिंग हो रही है ना, सस्फोटम, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो स्फोट बन चुका है, ठीक है। ये देखो ये इरप्शंस दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर पेनफुल इरप्शंस मिलेंगे। सरुक यहाँ बता रखा है, ससंस्पर्श असंयम उच्यते, और जब आप यहाँ पर टच करेंगे तो पेशेंट जो है वो उसके लिए इंटॉलरेंट हो जाएगा, इतना सीवियर पेन होता है, तो वहाँ पर टेंडरनेस मिल रही है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पामा। तो मैंने बताया पामा क्या होता है, स्केबीज से ले सकते हैं आप, है ना। तो जो वाइटिश रेडिश जो आपको डल पैचेस मिल रहे हैं, श्वेत अरुण श्यावहा कंडुला पिडका भ्रशम, ऐसा स्ट्रक्चर कहलाएगा पामा। ये देखो ये है पामा, ओके। नेक्स्ट है ये विस्फोटा। तो विस्फोट में हमने देखा स्फोटः श्वेत अरुणाभासौ विस्फोटा स्यु तनुतोचः। अब ये आपको क्लियर दिखेगा क्योंकि यहाँ पर हाथों का लीजन है ना, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। देखो कितनी थिन आपको स्किन दिख रही है, तनु त्वचा जैसा बता रखे ना आचार्य ने, बिल्कुल सेम वैसा ही लीजन है ये, एकदम स्किन जो है थिक, एकदम थिन हो चुकी है। ये देखो नी जॉइंट पर भी एकदम थिन लग रही है, ओके। नेक्स्ट देखो शतारु। तो श्लोक में क्या आया था, बहुव्रणम, जिसमें बहुत सारे व्रण उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर इस पिक्चर में तो इजीली डिपिक्ट हो रहा है। सेकंड पिक्चर में देखो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे लीजन्स देखने को मिल रहे हैं, और इसमें कैसा वेदना होगी, सदाहा अर्ति, ठीक है, बर्निंग के साथ। इस पिक्चर में भी क्लियर हो रहा है ना, ये देखो। लास्ट देखो विचर्चिका, सकंडू पिडका श्यावहा बहुस्रावा विचर्चिका, जिसमें से बहुत ज़्यादा स्राव हो रहा है, ऐसे को हम विचर्चिका कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस लीजन को आप विचर्चिका से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। शुद्र कुष्ठ, महाकुष्ठ, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, चाहे वो दोष से रिलेटेड आए या फिर लक्षण से रिलेटेड आए, मेक श्योर कि आप करेक्टली आंसर करें, ओके। चलिए लक्षण और दोषिक प्रीडोमिनेंस देखने के बाद में विल सी साध्य साध्यता, है ना, कि कौन सी कंडीशन आने पर आप बोल देंगे कि भाई हमसे ट्रीट नहीं होगा, बेटर है कि आप दूसरे डॉक्टर को दिखा लो, या फिर असाध्य कंडीशन हो चुकी है, ये अब ठीक नहीं हो पाएगा, ओके। दोष अनुसार अगर हम देखते हैं कि यदि एक दोषज है, कोई भी एक दोष इन्वॉल्व है, या फिर वात कफज है, तो ये हो जाएगा हमारा सुख साध्य, ठीक है। वात कफज में हमने कौन से पढ़े थे, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिव विपादिका, अल्सक, ये 5 पढ़े थे हमने 1 to 5, है ना। तो यदि वो 5 है या फिर एक दोषज है, तो वो कंडीशन हो जाएगी सुख साध्य। नेक्स्ट, यदि वात पित्तज या पित्त कफज है, तो ये हो जाएगा कृच्छ साध्य, है ना, तो हो जाएगा कृच्छ साध्य। ये जो दोषिक प्रीडोमिनेंस बताई हुई है, ये महाकुष्ठ में जो हमने पढ़ा था ना, जैसे वात कफज में हमने सिद्ध में पढ़ा था, तो ये दोनों के लिए है, महाकुष्ठ के लिए भी है, शुद्ध कुष्ठ के लिए भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके। चलिए, तो द्वंद्व दोषों में से यदि वात कफज कंडीशन है तो सुख साध्य है, लेकिन बाकी 2 कंडीशन अगर होगी तो वो हो जाएगा कष्ट साध्य, ओके। नेक्स्ट देखते हैं असाध्यता कौन सी कंडीशन है, शांतेर अग्नि, अगर अग्नि शांत हो जाएगी, शांतेर अग्नि, अग्नि शांत हो चुकी है,
या फिर वहाँ पर कृमि की उत्पत्ति हो गई है, ठीक है, प्लस सन्निपातिक दोषिक इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी असाध्य, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं धातुओं के अनुसार धातुगत तत्व, ठीक है, कि कौन सी धातु जो है वो अफेक्टेड हो गई है। उसके अनुसार साध्य असाध्यता क्या है कि अगर रसादी धातु यानी कि पूर्व धातुओं में अगर लीजन है तो वो है साध्य। पूर्व कहाँ से समझ सकते हो आप? पूर्व धातु हो गया रस, रक्त, मांस, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो पूर्व धातु। सॉरी, तो यदि पूर्व धातु तक लीजन है तो उसको हम बोलेंगे साध्य, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मेद धातु में पहुंच चुका है तो वो हो जाएगा याप्य, ओके, और उसके पश्चात क्या सभी हो जाते हैं असाध्य। असाध्य, तो टर्निंग पॉइंट कौन सी धातु रही? टर्निंग पॉइंट रही मेद धातु। यदि मेद धातु में पहुंच गया तो वो हो जाएगा याप्य। सबसे पहले हम देखेंगे वातिक। तो वातिक में जो वात दोष प्रधान में जो आपको लक्षण मिलेंगे वो कैसे होंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे वातिक कि अगर वात प्रधान दोष है तो उसमें कौन कौन से लक्षण मिलेंगे वो देख लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि रोक्षम शोषस्तोदहा, कि उसमें जो है रुक्षता होगी, शोष होगा, प्रिकिंग पेन होगा, तोद होगा, है ना, नीडल प्रिकिंग पेन होगा। शूलम संकोचनम तथा आयामः, कि अगर आप संकोचन या फिर आयाम कर रहे हैं, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या होगा? पेन होगा, ठीक है ना। पारुष्यम खरभावौ हर्षः श्याव अरुणत्वम च, ठीक है, खरभाव उसमें उत्पन्न हो जाएगा और कैसा होगा? हर्ष, हॉरिपिलेशन होगा, श्याव अरुणत्वम, तो ये सारी कंडीशन आपको मिलेंगी वातिक में। नेक्स्ट देखो पैतिक में। तो पैतिक में वो बताते हैं क्या? दाहो रागः परिस्रावः पाकः, कि उसमें दाह होगा, राग होगा, पाक होगा, विस्रो गंधः अंग पतनम च पित्ताकृतम, तो ऐसी कंडीशन जो होगी वो सारी क्या होगी? पित्त दोष बाहुल्य की वजह से होगी। इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि अंग पतन किस दोष के कारण होता है, प्रीवियस ईयर में आया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अंग पतन जो है पित्त दोष की वजह से होता है। ओके, लास्ट आता है कफ। तो कफ में देख लो, श्वेत्यम शैत्यम कंडुहा स्थैर्यम च उत्सेदः, ठीक है। तो जो स्थिरता वाली कंडीशन है वो किसकी वजह से होती है? कफाधिक्य की वजह से होती है ना। और क्या बता रहे हैं? उत्सेदः, तो हमने पढ़ा उत्सेद किसका सामान्य लक्षण है? शोथ का होता है। ऐसे ही यहाँ पर बताते हैं कि यदि कफ दोष बाहुल्य होगा तो वहाँ पर आपको उत्सेद यानी कि उठा हुआ सा लीजन मिलेगा। गौरव स्नेहा, दूसरा इसमें गौरवता, भारीपन मिलेगा। कुष्ठेषु तु कफलिंगम जंतु, तो साथ में बता रहे हैं कि जंतु जो है वो भक्षण कर रहे होंगे। कृमि की उत्पत्ति भी आपको जो है कफ दोष में मिली, कफ दोष बाहुल्य जो स्किन रीजन है उनमें मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो सब देख लेते हैं। तो वातिक में हमने देखा कि शूलम संकोचनम तथा आयामः, शूलम संकोचनम तथा आयामः, कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन करने पर पेन हो रहा था, है ना। और क्या हमने देखा? हर्षः, हॉरिपिलेशन मिलेगा पेशेंट में, है ना। साथ में पारुष्यम खरभावौ, ये सब लक्षण मिलेंगे। कलर देख लो, श्याव अरुण, ठीक है। पैतिक में हमने क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा? विस्रो गंधो क्लेद तथा अंग पतनम च पित्तकृतम, तो आपको जो है अंग पतन पता होना चाहिए। एक तो विस्र गंध, ठीक है, क्लेद इम्पॉर्टेंट। क्लेद देखकर आप तुरंत से जो है कफ पर ऑप्शन लगाना चाहेंगे, लेकिन क्लेद जो है वो पैतिक में भी हो रहा है। और क्या है? अंग पतन, वेरी इंपॉर्टेंट। कफज में देख लो, कफज में हमने पढ़ा श्वेत्यम शैत्यम कंडुहा स्थैर्यम च उत्सेद, ठीक है। तो एक तो उत्सेद वाला लक्षण आपको पता होना चाहिए कि उठे हुए लीजन मिलेंगे सारे। दूसरा क्लेद जो है वो इसमें भी मिलेगा, कफ में, है ना। साथ में
जंतु या फिर कृमि की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी कफ प्रधान कुष्ठ में। ठीक है, यहाँ पर भी अगर बात करें ना कि कौन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो या तो अंग पतन या फिर क्लेद। तो ध्यान रखना, क्लेद जो है दोनों में मिलेगा आपको, पित्त में भी और कफ बाहुल्य में भी। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। अब हम देखेंगे कि आचार्य चरक ने कौन कौन सी ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स बताए हैं जो हमें कुष्ठ की चिकित्सा के ड्यूरिंग फॉलो करने हैं। तो चिकित्सा सूत्र के लिए कोई भी शॉर्टकट मेथड फॉलो नहीं करना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको एकदम जो है कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, बाय हार्ट याद कर लीजिए। तो क्या बोलते हैं चिकित्सा सूत्र में, वो बताते हैं वात उत्तरेषु सर्पी, कि अगर वात प्रधान है तो ऐसे कुष्ठ में क्या करोगे, सर्पी पान कराएंगे, घृत पान कराएंगे। ठीक है, दूसरा वमनम श्लेष्मोत्तरेषु, कि अगर कफ बाहुल्य है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कराएंगे, वमन कराएंगे। ठीक है, ये तो पता ही है, कुष्ठेषु, है ना। नेक्स्ट चलते हैं पित्त उत्तरेषु मोक्षो रक्तस्यै विरेचनम च अग्रयी, यानी कि जो पित्त प्रधान कुष्ठ है उनमें सबसे पहले आपको रक्त मोक्षण और विरेचन कराना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए चिकित्सा सूत्र, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्लिनिक प्रैक्टिस से भी, या फिर जो भी आपके अभी आजकल एंट्रेंस हो रहे हैं, चाहे से वो आपका यूपीपीएससी हो, उसका जो इंटरव्यू वगैरह है, तो उसके लिए भी सबसे पहले चिकित्सा सूत्र ही पूछा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन, ठीक है, क्वेश्चन है। तो वात उत्तरेषु सर्पी, वमनम श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु, पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनम च अग्रयी। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आचार्य चक्रपाणी क्या बताते हैं, उनका भी ज़रूरी है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो चक्रपाणी बताते हैं कि यदि आपको छर्दन करना है, तो यानी कि वमन कराना है, तो आफ्टर 15 डेज कराना है। ठीक है ना, आफ्टर एवरी 15 डेज, तो 15-15 दिन काल बताया है उन्होंने। ठीक है, अगर हम बात करें, चलो पहले छोटे उससे स्टार्ट करते हैं। आचार्य चक्रपाणी बताते हैं कि यदि आपको नस से कराना है ना, तो नस से जो है वो आफ्टर एवरी 3 डेज, तो 3-3 दिन के काल पर कराना है। ठीक है, अगर आपको वमन या फिर छर्दन कराना है तो 15 डेज पर बताया है। ठीक है, अगर बात करें स्रंसन की या फिर विरेचन की, तो उसमें वो बताते हैं 1-1 मास। ठीक है, सिरा मोक्ष की बात करें तो सिरा मोक्ष को बताते हैं वो कि ईयर में 2 बार कराना है, ट्वाइस इन ईयर, तो 6 मंथ्स पर। तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी ज़रूरी सेक्शन है, याद कर लेना। ठीक है, नस्य आफ्टर एवरी 3 डेज, वमन 15 डेज पर, स्रंसन 1 मंथ पर, और सिरा मोक्षण जो है 6 मंथ्स पर कराना है। ये चक्रपाणी का ओपिनियन। नेक्स्ट अब आप पूछेंगे कि वमन और विरेचन तो इंडिकेट कर दिया, लेकिन इसकी मेडिसिन नहीं बताया, है ना। तो हाँ, कुछ उन्होंने जो है फॉर्मुलेशन दिए हैं कि आप चाहो तो वमन जो है इससे करा सकते हो कुष्ठ में। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें वमन की, तो वमन के लिए उन्होंने एक योग बताया है, वो क्या है, कुटज फल, मदन फल, मधुक, सपटोल निम्बर संयुक्त। क्या बताया उन्होंने वमन औषधि में कि कुटज फल में क्या, मदन फल, मधुक यानी कि यष्टि, पटोल और निम्ब। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 5 ड्रग्स का यूज करके आप जो है वामक औषधि कुष्ठ वाले पेशेंट को दे सकते। ओके, ऐसे ही विरेचन में भी उन्होंने स्पेसिफिक द्रव्य बताए हैं। तो विरेचन के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो विरेचन में वो बताते हैं त्रिवृत्त दंती त्रिफला। ठीक है, इन तीनों ड्रग का यूज करके आप जो है कुष्ठ रोगी में विरेचन करा सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, बाकी कुष्ठ में उन्होंने जो है आस्थापन यानी कि निरूबस्ती का भी उल्लेख किया है कि दारवी बृहति सेव्य आदि आदि।
के, दारवी, बृहति, इन सब का यूज़ करके आप जो है निरुबस्ती भी प्लान कर सकते हो कुष्ठ रोगी में, है ना। अनुवासन भी बता रखा है उन्होंने। नस्य अगर हम बात करें तो वहाँ पर नस्य के लिए वो बताते हैं कि सैंधव दंती मरिचम फाणिजक पिप्पली करंज फलम, कि सेंधा नमक के साथ में दंती मरिच और जो आपकी ये है तुलसी है, सुरा है, उसका आप जो है बीज यूज़ कर सकते हैं, साथ में पिप्पली और करंज का फल भी यूज़ करके कपड़छन चूर्ण करके और प्रधमन नस्य दे सकते हैं, है ना। तो वो कौन सी कंडीशन में देंगे चूर्ण वाला, प्रधमन वाला, तो वो हम जो है कफ प्रकोप वाली कंडीशन में नस्य दे सकते हैं, ठीक है। धूमपान बता रखा है। अब धूमपान कुष्ठ में कैसा धूमपान दोगे, हमें संशोधन वाला देना है ना, तो नॉर्मल सी बात है, वो विरेचनिक धूमपान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने देखा ना वमन विरेचन बस्ती के बारे में। अब जानते हैं कि रक्त मोक्षण कौन सी कंडीशन में करोगे। चलो मान लिया कि पित्त बाहुल्य, तो वहाँ पर रक्त मोक्षण विरेचन वगैरह करा देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा लीजन है। अगर मान लीजिए वहाँ पर बहुत सारा व्रण हो गया है ना, स्राव हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तो आप स्टार्टिंग में स्तंभन नहीं करा सकते, है ना, नहीं तो शिरशूल गौरव ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। तो कौन सी कंडीशन है जहाँ पर आप रक्त मोक्षण करा सकते हैं, तो वो कुष्ठ का पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि जो कुष्ठ स्थिर है, कठिन है, मंडला नाम स्विन्ना नाम, जो कैसा है, मंडलाकृति का है, स्विन्न हो चुका है ना, ऐसी कंडीशन में आप जो है रक्त मोक्षण दो। और स्विन्न के लिए भी वो बताते हैं कि स्वेदन किससे कराना है, प्रस्तर प्रणाम नाड़ी स्वेद, या तो प्रस्तर स्वेद करा दो या फिर नाड़ी स्वेद करा दो, ठीक है। तो पूरा मेथड एक्सप्लेन करते हैं वो कि रक्त मोक्षण कैसे कराना है ना। जो लीजन हो वो कैसा हो, मंडलाकृति होनी चाहिए उसकी। दूसरा स्थिर कठिन, ठीक है। ये क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल होता है। दूसरा, चलो लीजन आपको ठीक मिल गया तो आपको फिर जो है स्वेदन कराना है। स्वेदन भी वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इधर नाड़ी स्वेदन और प्रस्तर स्वेदन, ठीक है। नेक्स्ट फिर वो बताते हैं कि कूर्च शस्त्र से विघटन करना है पहले हमें। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कुष्ठ में जो रक्त मोक्षण बताया है वहाँ पर कौन से शस्त्र का यूज करना है, तो कूर्च शस्त्र। कूर्च शस्त्र से विघटन करना है। और बाद में दोषिक प्रीडोमिनेंस के अकॉर्डिंगली हम इधर शंग यूज कर सकते हैं, या फिर जलों का यूज कर सकते हैं, या फिर अलाबू यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोष आपको पता ही है, अगर वातिक है तो शंग यूज करो, पैतिक है तो जलों का यूज करो, कफज है तो अलाबू यूज करेंगे, ठीक है ना। इतना हो गया। आगे देखते हैं कि क्षार कहाँ प्रयोग करोगे, ठीक है। तो जहाँ पर शस्त्रकर्म नहीं कर सकते हैं, है ना, जहाँ पर शस्त्रकर्म नहीं कर सकते हैं वहाँ पर आप जो है क्षार यूज करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं रिपीटेडली, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ रक्त मोक्षण करेंगे, कहाँ क्षार करेंगे, ठीक है। तो जहाँ शस्त्रकर्म कॉन्ट्राइंडिकेटरी है वहाँ, सेकेंडली जहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय का नाश हो गया है वहाँ पर, ये दो कंडीशन बताई है क्षार प्रयोग के लिए, ओके। नेक्स्ट आता है कि जो अगध प्रयोग है वो उसमें उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं अगध प्रयोग कहाँ करोगे। तो अगध प्रयोग के लिए बताते हैं वो कि यदि कुष्ठ कैसा होगा, पाषाण पत्थर के समान हो, पाषाण कठिन हो, तो वहाँ पर आप जो है अगध का प्रयोग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं वो कि संशमन चिकित्सा में क्या यूज करेंगे। तो संशमन चिकित्सा में बेसिकली आप जो है तिक्त और कषाय रस वाले द्रव्य यूज करने वाले हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रस बाहुल्य का प्रयोग करना है आपको कुष्ठ में, ओके। तो 4 पॉइंट ये जरूरी हैं, आपको पता होने चाहिए। पहला हमने देखा रक्त मोक्षण कब कराओगे, जब लीजन कैसा हो, मंडल स्थिर कठिन हो, है ना, स्विन्न करके उसके बाद कूर्च शस्त्र से विघटन करना है। बाद में दोषिक प्रीडोमिनेंस के अकॉर्डिंग श्रृंग जलों का या फिर अलाबू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा क्षार प्रयोग कहाँ करोगे, तो जहाँ पर शस्त्रकर्म कॉन्ट्राइंडिकेटरी हो।
दूसरा स्पर्शन इंद्रिय का नाश हो गया हो, ऐसी कंडीशन में आप जो है शार का प्रयोग करोगे। ओके। थर्ड, अगध प्रयोग पाषाण के समान हो जाए। और फोर्थ हमने देखा संशमन चिकित्सा में तिक्त और कषाय रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए तो अब हम देखेंगे कुष्ठहर योग। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशंस पढ़ने से पहले मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। सबसे पहले आचार्य चरक ने जो है कुष्ठहर 3 कॉमन जो फॉर्मुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताया है, अलॉन्ग विद 8 कषाय, 8 कषाय बताए हैं। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद में हम कुष्ठग्न लेप भी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुष्ठहर, तो वो 3 योग कौन से हैं जिसके बारे में आचार्य चरक बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन वो दे रहे हैं कि दारवी रसांजन का प्रयोग कर लो। दारवी मतलब दारू हरिद्रा। ठीक है, दूसरा बोल रहे हैं दारवी रसांजन को गोमूत्र के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो श्लोक कैसा आता है, दारवी रसांजनम व गोमूत्रेण। ठीक है, थर्ड ऑप्शन वो बताते हैं कि अभया प्रयोजिता व मांस या व्योश गुड़ तेला, कि अभ्या का प्रयोग करना है, साथ में व्योश त्रिकटु अलॉन्ग विथ गुड़ और तेल। अब क्योंकि श्लोक में जो है तेल बता रखा है ना, तो आप कोई सा भी तेल लिख सकते हैं क्या? नहीं, आचार्य शारंदर क्या बोलते हैं कि जहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा तेल ले, वहाँ पर तिल तेल लेना है ना। तो इसीलिए ये हमारे पास में कुछ कुष्ठहर 3 योग इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशंस है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुष्ठहर 8 कषाय कौन कौन से दे रखे हैं वो भी जान लेते हैं, है ना। तो देखो, पहला आता है दारवी रसांजन, नेक्स्ट आता है निम्ब पटोल, थर्ड है खदिरसार, फोर्थ है आरगवद वृक्ष, फिफ्थ है त्रिफला और सिक्स्थ है सप्तपर्ण। ठीक है, अब ये जो 6 बताए हैं इनका आप जो है इंटरनल यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी ये 6 ड्रग्स हैं इनका आप अभ्यंतर यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 7वें नंबर पे आता है हमारे पास में अश्वमार। अश्वमार का जो है बाह्य प्रयोग बताया गया है, यानी कि एक्सटर्नल प्रयोग कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सा ड्रग है जिसका आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, चाहे से वो एक्सटर्नल हो चाहे से वो इंटरनल हो, तो वो आता है तिनिश। ठीक है, इसको आप बाह्य भी यूज़ करिए और अभ्यंतर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कुष्ठहर 3 योग और कुष्ठहर 8 कषाय कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशंस देखेंगे। उन फॉर्मुलेशंस में जहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करके चलेंगे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर। ओके, कौन कौन से इम्पोर्टेंट योग हैं, जैसे पहला आता है तिक्त षटपल घृता, नेक्स्ट आता है महातिक्त घृता, नेक्स्ट है महाखदिर घृता। अब क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा कि संशमन चिकित्सा करानी है कुष्ठ में, तो आप जो है कषाय और तिक्त रसात्मक द्रव्यों का यूज़ करना है ना। तो इसीलिए जो भी आप फॉर्मुलेशन देखोगे वो कैसी हैं, देखो महातिक्तक है ना, तिक्त रसात्मक। खदिर कैसा होता है, कषाय रसात्मक होता है ना। नेक्स्ट देखो त्रिफलासव, त्रिफलासव के साथ साथ क्या है, त्रिफलादि चूर्ण भी है। तो दोनों की फॉर्मुलेशंस में प्रेजेंट है, त्रिफला आसव भी है, चूर्ण भी है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कनकशिरी तेल। तो कनकशिरी तेल के लिए क्या बताया हुआ है कि ये जो है मंडल को, जो मंडल कुष्ठ हमने पढ़ा था ना, तो मंडल कुष्ठ नाशक होता है ये। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है पीएससी एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कनक बिंदु अरिष्ट। तो कनक बिंदु अरिष्ट में बताते हैं, पहली चीज़ ध्यान रखना कि इसमें खदिर है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसका कनक बिंदु अरिष्ट नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो हमने पढ़ा कुष्ठ के लक्षणों में कि उसमें जो त्वचा है वो कैसे हो जाती है, वैवर्ण्य हो जाती है ना। तो क्योंकि जो नॉर्मल कलर है, जो भ्राजक पित्त है, वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो हमें क्या करना है, जो वैकृत वर्ण है उसको प्राकृत में कन्वर्ट करना है ना। तो अगर आप कनक बिंदु अरिष्ट का यूज़ करेंगे तो उसके प्रयोग से क्या होगा, जो वर्ण है वो कैसा हो जाएगा, कनक के समान हो जाएगा, इसलिए नाम दिया गया कनक बिंदु अरिष्ट। नेक्स्ट इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बताई गई है कनक बिंदु अरिष्ट के बारे में, कि इसका जो सेवन करना है वो कैसे करना है, प्रातः पिबेत, यानी कि मॉर्निंग में देना है। तो जब भी आप पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं, कुष्ठ का पेशेंट है,
तो ध्यान रखना है ये चीज़ कि उसको क्या बोलना है, प्रातः प्रातः पिबेत, यानी कि मॉर्निंग में देना है। पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए। दूसरा कि अगर आप इसको 1 मास के लिए प्रयोग करते हो, 1 मास मतलब 1 मंथ, तो क्या होगा, ये महाकुष्ठ का नाश करेगा, है ना। लेकिन अगर आप एक पक्ष के लिए यूज करते हो मतलब 15 डेज, तो ये अल्पकुष्ठ श्लोक में वर्ड आया। अल्पकुष्ठ मतलब शुद्र कुष्ठ, है ना, तो शुद्र कुष्ठ नाशक होगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए कनक बिंदु अरिष्ट के बारे में, इम्पॉर्टेंट है। यहीं पर याद रख लो बच्चों कि कनक बिंदु अरिष्ट तो कुष्ठ में बताया गया है ना। लेकिन अगर हम बात करें कनकासव की, तो कनकासव जो है वो श्वास में इंडिकेटेड है, श्वास रोग में। क्यों? क्योंकि उसमें धतूरा होता है। लेकिन यहाँ पर कनक बिंदु अरिष्ट में खदिर है, तो याद रखना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कनकारिष्ट की, तो ये बताया गया है अर्श रोग अधिकार में। ओके, तो ये याद रख लेना, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप सो अब तक जितना भी पढ़ा है आप सबको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखो, पटोल आदि कषाय। ये भी आपने देखा होगा, कॉमनली प्रैक्टिस में हम देते हैं पटोल आदि कषाय। तो इसके लिए क्या स्पेसिफिक बात बोली है चरित्रक ने, षड रात्रि योगेन हंति कुष्ठम, कि अगर आप केवल 6 रात्रि के लिए यूज कर लोगे तो भी ये कुष्ठ को हर लेगा, है ना। तो षड रात्रि योगेन, केवल 6 रात्रि तक यूज करना है, तब भी ये कुष्ठ को हरने में सक्षम है। दूसरा इसका जो प्रयोग बताया गया है वो क्या है, हृदबस्ती शूलम, हृदबस्ती शूलम। नेक्स्ट विषम ज्वर, इन सब में इसका प्रयोग बताया गया है। इंपॉर्टेंट है पटोल आदि कषाय, ये भी ठीक है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, मुस्ता आदि चूर्ण। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि चरक सूत्र 25 में जहाँ पर आग्रह द्रव्य का वर्णन है, तो मुस्ता को किस चीज में जो है आग्रह बताया गया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट योग है वो है ललितक का प्रयोग बताया गया है। ये भी क्वेश्चन जरूरी है, पूछा गया है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ललितक, तो ललितक क्या है, ललितक मतलब है यहाँ पर गंधक, ठीक है। तो गंधक का प्रयोग बताया गया है किसके साथ, आंवले के, आंवले रस के साथ इसका प्रयोग बताया गया है, ठीक है। श्लोक में आया है जाति, जाति वर्ड आया है, तो वो भी पता होना चाहिए कि श्लोक में कौन सा वर्ड आया है, ठीक है। आप चाहो तो श्लोक नंबर 71, 72 ऐसे करके वहां पर मिलेगा, तो क्लैरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण माक्षिक का प्रयोग बताया गया है मूत्र के साथ। इसके अलावा वज्रशिला जतु सहितम वा योगराजेन, योगराज के साथ में वज्रशिला जतु का प्रयोग। नेक्स्ट इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है मध्वासव। अब क्योंकि हम मध्वासव पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मध्वारिष्ट का वर्णन कहाँ आया है ना। तो मध्वासव जो है वो प्रमेय में भी है, कुष्ठ में भी है। ओके, पहले तो ये पता होना चाहिए, मध्वासव जो प्रमेय में भी आएगा, कुष्ठ में भी आएगा, लेकिन जो मध्वारिष्ट है वो गृहिणी में आएगा, गृहिणी रोग अधिकार में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस थी, एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उतने बार ही पूछे गए हैं, जैसे कि ललितक का मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आ चुका है। कनक बिंदु अरिष्ट पे आ चुका है कि 15 डेज में वो क्या हरता है ना, तो ऐसे करके आ सकता है। कनक श्री तेल जो है ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि मंडल कुष्ठग्न है, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कॉमन फॉर्मुलेशन से। क्योंकि अब हम चलते हैं कुष्ठग्न लेप वगैरह देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो आते हैं। कुष्ठहर लेप, ऐसे करके 4 कुष्ठग्न लेप का वर्णन आया है, तो चतुर्विध लेप करके आया है, वो देख लेते हैं। पहला है शिरीष त्वक, तो ध्यान रखना कि कौन से ड्रग का कौन सा प्रयोज्यांग यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि चतुर्विध लेप में जो प्रयुक्त द्रव्य है शिरीष, उसका कौन सा प्रयोज्यांग यूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना। तो शिरीष का जो प्रयोज्यांग बताया वो क्या बताया, त्वक बताया है, ठीक है। कार्पास का पुष्प लेंगे, ठीक है, राजवृक्ष का पत्र और कांकमाची का कल। तो चतुर्विध लेप यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिद्धार्थक स्नान करके वर्णन आया है, लेकिन सिद्धार्थक घृत का वर्णन कहाँ है, उन्माद में मिलेगा, ठीक है, वो याद रखना। सिद्धार्थक स्नान, और कौन कौन से लेप आते हैं, रपु आदि लेप आता है, फल्ग आदि लेप आता है, मांस्य आदि लेप आता है, और चित्रक आदि लेप। तो ये कुछ
कॉमनली पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अभी हम योग पढ़ के आ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको एक ही बार रीडिंग देना लेप को, लेकिन जो फॉर्मुलेशन है उसको 2-3 बार रीडिंग आपको देनी पड़ेगी, तभी याद होगा, है ना। इसके अलावा आप सुन लो, ऐसे ही कुष्ठ आदि तेल है, श्वेत करवीर आदि तेल है ना, और श्वेत करवीर पल्लव आदि तेल है, ये कुछ चीज़ें हैं। तिक्तिक्षु आदि तेल है। कनकशील तेल हमने पढ़ ही लिया कि वो मंडल कुष्ठ, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, वो है सिद्धमहर लेप, है ना। तो सिद्धमहर लेप के बारे में क्या बताया गया है आचार्य चरक के अनुसार कि इसको जो है 7 दिन तक हमें ताम्र पात्र में रखना होता है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिद्धमहर लेप में हम ताम्र पात्र का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। सेकेंड थिंग कि आप जो प्रयोग कर रहे हैं वो कितने दिन तक कर रहे हैं, सप्ताह, 1 सप्ताह तक, 7 दिन। दूसरा, जब आप लेप का सेवन करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, धूप में बैठना है, तो आतप सेवन बताया गया। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब तक आप सिद्धमहर लेप का प्रयोग कर रहे हैं तब तक आपको स्नान वर्ज्य बताया गया है, स्नान का सेवन नहीं करना। इन तीनों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो ये है कि अगर आप 7 डेज तक प्रयोग कर रहे हैं तो इस सिद्धमु को नाश करेगा, लेकिन अगर आप इसको 1 मंथ तक यूज़ करते हैं तो ये क्या नाश करेगा, नवकिलास यानी कि श्वेत्र, इतना आपको पता हो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी कुष्ठ की चिकित्सा से रिलेटेड। अभी जो हमने कुष्ठ का चिकित्सा पढ़ा, जितने भी फॉर्मुलेशन देखे, उससे भी 2 गुना इम्पोर्टेंट क्या है, कुष्ठ में पथ्य का पेशेंट को पता होना चाहिए, है ना। तो मेक श्योर जब भी पेशेंट आप ओपीडी में देख रहे हैं, एज ए इंटर्नी देख रहे हैं, एज ए पीजी देख रहे हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कुष्ठ में ये चीज़ें मना की गई हैं या ये निदान है जिनकी वजह से कुष्ठ हो रहा है। तो मेक श्योर कि पेशेंट को निदान परिवर्जन के बारे में ज़रूर एडवाइस करना है ना। तो आचार्य चरक ने इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो बोलते हैं, लघुनी चान्नानि हितानि विद्यात कुष्ठेषु शाकानि च तिक्तकानि। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जब आप संशमन करने जा रहे हैं तो तिक्त कषाय रसात्मक देना है पेशेंट को, है ना। तो सेम चीज़ वो यहाँ बोल रहे हैं कि कुष्ठ का पेशेंट आता है तो मेक श्योर कि जो भोजन लेना है वो कैसे लेना है, लघु होना चाहिए, है ना, हितकर होना चाहिए, और जो शाक लेनी है वो कैसी शाक होनी चाहिए, तिक्त रसात्मक, ठीक है। तो जितने भी हमारी कुकुरबिटेसी वाली फैमिली है ना, सीताफल हो गया, परवल हो गया, टिंडा हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें आप पेशेंट को बता सकते हैं। बिटर गार्ड हो गया, ओके। और क्या बोल रहे हैं वो, बल्लात के सत्रिफ्लई सानिम्बेर युक्तानि च अन्नानि घृतानि चैव, यानी कि भल्ला तक का प्रयोग करना है अलॉन्ग विद त्रिफला, साथ में निम्ब, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग बताया गया, च अन्नानि घृतानि चैव, ठीक है, प्लस क्या कर लोगे, घृत के साथ लेना है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पुराण धान्य अन्यथा जांगलानि मांसानि मुदगाश्च पटोलयुक्तः। तो हमने पढ़ा कि जब हम कुष्ठ के निदान पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने निदान में क्या पढ़ा कि नवन्न सेवन करने पर हो रहा है ना। तो पथ्य में क्या लोगे, पुराण अन्न लोगे, क्योंकि वो कैसा होता है, वो लघु होता है इसीलिए, ठीक है। तो पुराण धान्य लेना है, साथ में जांगल मांस है वो भी ले सकते हैं, अलॉन्ग विद मुदग जो मूंग का दाल है वो ले सकते हैं, साथ में पटोल युक्तः, पटोल भी सेवन कर सकते हैं। शस्ता ना गुरुअम्ल पयोददिनी ना आनुपमत्स्य ना गुड़ तिलाश्च। तो ये सारी जो चीजें थी वो क्या थी, पथ्य। अब वो अपथ्य के बारे में फिर से बता रहे हैं। वैसे तो हमें निदान में उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया, लेकिन वो फिर से रिपीट कर रहे हैं। देख रहे हो कितनी बार आचार्य चरक ने बार बार बताया है कि आपको ये सेवन नहीं करना है, इनकी वजह से ये हो रहा है। तो आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि कोई भी रोग है तो उसमें आहार और विहार का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, स्पेशली आहार का, है ना। चलिए, तो क्या चीज़ मना कर रहे हैं, गुरु, अम्ल, पयो, दधी, है ना, आनुपमांस स्पेशली मत्स्य, ठीक है, गुड़ और तिल, ये सारे कैसे हैं, ये सारे अभिसंधि हैं, स्निग्ध है, गुरु है ना। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, आम विष बनाएंगे। आम बनाएंगे तो क्या होगा, रस धातु अच्छे से नहीं बनेगा और फर्दर जो है रक्त धातु प्रकोपित होगा, ठीक है ना।
तो इतना आपको पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा अपत्य। आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो आज आप सभी याद रखिए कि जब भी ओपीडी में बैठे नेक्स्ट टाइम से पेशेंट को हमेशा पथ्य अपत्य के बारे में ज़रूर बताना है, अलॉन्ग विद द लोकल मेडिकेशन जो भी आप दे रहे हैं। चलिए अब हम जानेंगे श्वित्र के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं श्वित्र के पर्याय से। चलिए तो देखते हैं, अब श्वित्र के बारे में जान लेते हैं। विटिलिगो, इसकी भी आजकल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल पेशेंट क्या कर रहे हैं, समाशन कर रहे हैं। पर्याय, तो अगर हम इसकी पर्याय के बारे में बात करें तो आचार्य चरक ने बताए हैं दारुण चारुण श्वित्र, है ना, दारुण चारुण श्वित्र। तो अब हम श्वित्र के निदान देख लेते हैं। निदान भी ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि संभव प्राप्ति विघटन करना ज़रूरी होता है, उसके अकॉर्डिंग तो ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, है ना। कि निदान पंचक में सबसे पहले क्या आता है, निदान ही आता है ना। तो जान लेते हैं कौन से कारण हैं जिसकी वजह से श्वित्र होता है। पहला क्या है, वचास्ते तथ्यानि, यानी कि असत्य वचन बोलना, ठीक है, असत्य बोलना। नेक्स्ट क्या है, कृतज्ञ भावौ, कृतज्ञता ही नहीं है। तो जितने भी पाप कर्म है उनकी वजह से भी श्वित्र होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने कुष्ठ की भी सामान्य निदान में पढ़ा था, है ना, तो कॉमन है। आगे हम चलते हैं किलास के भेद पर, ठीक है। तो आचार्य चरक ने 3 भेद बताए हैं। कैसे? तो उन्होंने कलर के अकॉर्डिंग बताया कि जो हमारे मैक्युलर वाइट पैचेस हो रहे हैं, है ना, अगर तो वो रक्त वर्ण के हैं तो समझ जाइए कि जो दोष हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, रक्त धातु तक, है ना। दूसरा बताते हैं ताम्रवर्ण, अगर ताम्रवर्ण के हैं यानी कि दोष कहाँ पर है, मांस धातु तक इन्वेड हो चुके हैं। और थर्ड आता है श्वेत वर्ण, अगर श्वेत वर्णी हो गए हैं तो दोष कहाँ पहुँच गए हैं, मेद धातु। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कुष्ठ रोग जब मेद धातु तक पहुँच जाता है तो उसकी साध्य असाध्यता क्या होती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो ये हमने जो भेद देखे वो आचार्य चरक के अनुसार थे। अगर हम बात करें आचार्य सुश्रुत की, तो आचार्य सुश्रुत ने जो है वो कैसे बताए हैं, वात पित्त कफज, ठीक है, उन्होंने दोषों के अनुसार बताए हैं, ठीक है। रसरत्न समुच्चय ने दोषों के अलावा एक मेदज श्वित्र करके भी वर्णन किया है, रसरत्न समुच्चय में मिलेगा वहाँ पर, है ना। इसके अलावा भोज ने कैसे बताया है श्वित्र के भेद, वो बोलते हैं दोषज और व्रणज श्वित्र, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा सा माइंड में याद रख लीजिए, ठीक है। अब हम जानते हैं असाध्य श्वित्र, देख लेते हैं एक बार। कौन सा श्वित्र जो असाध्य बताया गया है, परस्पर बहु यद रक्त लोमवत, यानी कि जो परस्पर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पैच हो गया, नहीं, कंटिन्यूअस दूसरा पैच भी आ गया, है ना। तो जो कंटिन्यूटी के साथ में बहुत सारे पैचेस आने लग गए हैं तो वो क्या कहलाएगा, परस्पर, है ना। दूसरा बहु, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि रक्तम लोमवत, ठीक है, जो लोम है वो कैसे हो जाएंगे, रक्तम। नेक्स्ट क्या बताते हैं, वर्षगण उत्पन्नम, यानी कि 1 साल हो चुका है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपको जो है श्वित्र रोगी में मिल रही हैं तो मान के चलिए वो श्वित्र कैसा है, असाध्य श्वित्र। अब श्वित्र की हमने जान लिया कि कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट होती है, दोष की इन्वॉल्वमेंट वगैरह क्या है ना, धातु की इन्वॉल्वमेंट क्या है। इसके बाद हम जानते हैं कि चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप चिकित्सा सूत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर आचार्य चरक बताते हैं श्वित्राणाम सविशेषम युक्तव्यम सर्वदौ विशुद्धानाम, यानी कि जो श्वित्र रोगी है उसमें सभी प्रकार से आप शोधन कर सकते हैं, है ना। सभी प्रकार से मतलब उसमें वमन भी कराना है, उसमें विरेचन भी कराना है ना, उसमें बस्ती भी दे सकते हैं। श्वित्र स्रंसन अग्रयम, लेकिन विशेष रूप से आपको क्या कराना है, स्रंसन, यानी कि आपको विरेचन देना पड़ेगा। मलपूरस इष्यतई सागुड़ः, और मलपूरस का प्रयोग करना है किसके साथ, गुड़ के साथ। तो ये आपको चिकित्सा सूत्र याद होना चाहिए। क्या बताते हैं, श्वित्राणाम सविशेषम सर्वतौ विशुद्धानाम, है ना, सभी प्रकार से आपको जो है शोधन कराना है, लेकिन श्वित्रे स्रंसन अग्रयम, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या कराना है, स्रंसन कराना चाहिए, ठीक है। साथ में मलपूरस,
इष्यते सा गुणः। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि श्वित्र में कौन कौन से योग बताए हुए हैं ज़रूरी, है ना, वो भी पता होने चाहिए हमें। तो देखो, श्वित्रहर जो लेप है वो कौन कौन से आते हैं, मनःशिलादि लेप है, खरस्थि का प्रयोग बताया गया है, वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। मनःशिलादि लेप, खरस्थि का प्रयोग। इसके अलावा गंधक द्रुति पे क्वेश्चन आता है कि इसमें जो त्रिकटु की मात्रा है वो कितनी है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि गंधक द्रुति में त्रिकटु की मात्रा है 1/6। इसके अलावा कुछ योग बताए गए हैं अलग अलग आचार्यों के अनुसार, जैसे कि अर्केश्वर रस है, विंध्यवासी योग है ना, बाकुची तेल है, शशिलेखावटी है, नारायण रस है, धन्वंतरी रस है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम श्वित्र में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि पारद के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे कि पारद का जो वर्णन है चरक संहिता में कहाँ पर मिलता है। तो अभी हमने देखा चरक चिकित्सा 7 में जो है पारद का उल्लेख आया है, ठीक है। इसके अलावा चरक चिकित्सा 23 में भी इसका वर्णन मिलेगा आपको, वहाँ पर रस शब्द से आया है। चरक चिकित्सा 25 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर पारद शब्द से उल्लेख मिला है ना। तो इतना आपको पता होना चाहिए। जब आप सुश्रुत संहिता में देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिश्रक चिकित्सा अध्याय में पारद शब्द का उल्लेख मिलेगा। इसके अलावा आचार्य वाग्भट ने पारद का बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रयोग बताया हुआ है। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि कौन से आचार्य ने पारद का बाह्य एवं अभ्यंतर प्रयोग बताया है। सो आंसर वाज आचार्य वाग्भट, ठीक है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आरोग्यवर्धिनी वटी। आरोग्यवर्धिनी वटी का रेफरेंस क्या है, रसरत्न समुच्चय में इसका उल्लेख मिलता है। रोग अधिकार क्या है, कुष्ठ, तो वहाँ पर जो है कुष्ठ रोग अधिकार में आया है। अगर हम इसकी कंटेंट्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पारद है, गंधक है, ताम्र भस्म है, अभ्रक भस्म है ना, ये सारी चीज़ें, शिलाजतु है, गुग्गुलू है। तो इसमें टोटल 18 to 19 कंटेंट्स हमें मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कुटकी। तो अगर कोई पूछे कि इसका जो प्रधान द्रव्य है वो क्या है, तो प्रधान द्रव्य है कुटकी, है ना। तो कुटकी का जो अमाउंट है वो कितना लिया गया, 50%, यानी कि बाकी जो ड्रग्स हैं 17 ड्रग्स जो हैं वो 50% है, रेस्ट जो कुटकी है वो 50% है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरी अगर बात करें कि इसका जो साइज बताया गया है ना वटी का, वो कितना है, तो वटी का प्रमाण बताया गया है कितना, राजकोल फल प्रमाण, ठीक है। नेक्स्ट और क्या जान सकते हैं इसके बारे में कि भावना द्रव्य कौन सा है ना। तो भावना द्रव्य की अगर हम बात करें तो निम्बपत्र सुरस 2 days के लिए भावना दी गई है निम्बपत्र सुरस से, ठीक है। इसके अलावा ये ज्वर में भी लाभकारी बताया गया है ना, क्षुधावर्धक है, बाकी यकृत प्लीहा उत्तेजक तो है ही सही। तो इतना आपको पता होना चाहिए आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कुछ चिकित्सा सीख लिया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई विल गिव यू 5 seconds, ठीक है। उसके बाद हम करेक्ट आंसर देखेंगे, तो इससे आपको रिवीजन हो जाएगा और पता लग जाएगा कि आपको कितना याद है, ओके। और आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कोई डाउट है तो, ओके। तो स्टार्ट कर। ड्रग ऑफ चॉइस इन श्वित्र और श्वित्र की श्रेष्ठ औषधि क्या है, चक्रमर्द, विडंग, काकुदुम्बर और तुबरक। So the answer is Kakudumbar. Okay. Moving towards next question. स्नान is contraindicated while using dash योग। तो हमने पढ़ा था कि कौन सा योग था जिसमें स्नान यानी कि स्नान जो है वो निषिद्ध था। तो एडगजादि लेप, मनःशिलादि लेप, सिद्धमहर लेप या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। So let's see the correct answer. सिद्धमहर लेप। तो हमने पढ़ा था सिद्धमहर लेप को 7 दिन तक जो है शरीर पर लेप करना है और आतप का सेवन करना है, और इस ड्यूरेशन में हमें जो है जो स्नान है वो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक अनुसार श्वेत और ताम्रवर्ण का कौन सा कुष्ठ, सिद्म, कपाल, पुंडरीक और कांकड़क।
सो द करेक्ट आंसर इज सिद्म। सश्वेत रक्त पर्यंतम किस कुष्ठ का लक्षण? मंडल, उदुम्बर, ऋष्यजीवा और पुंडरीक। सो द करेक्ट आंसर इज इसमें दोषी प्रिडोमिनेंस क्या थी? पित्त कफज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरक मत अनुसार वात प्रधान कुष्ठ रोग में सर्वप्रथम किसका प्रयोग करना है? हमने कुष्ठ का जो चिकित्सा सिद्धांत पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि वात प्रधान कुष्ठ में क्या चीज यूज करेंगे? घृतपान, बस्ती, तैल या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज घृतपान। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो then don't forget to subscribe our channel and hit the like button for this video and share among your friends.